हेलो बच्चा लोग, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। आज हमारे एकलव्य सीरीज के रीलोडेड सीरीज का सेकंड चैप्टर है विच इज़ योर बायोमोलिक्यूल ऑन डिमांड आया है। अच्छा, इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल की एक ब्यूटी है कि ये केमिस्ट्री में भी है, ये बायोलॉजी में भी है। तो ऑफलाइन में क्या होता था, केमिस्ट्री टीचर सोचते थे कि बायो वाली मैम करवा देंगी तो हम लास्ट में कराएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बेस बिल्डिंग हो गया रहेगा तो हमारे लिए इजी और टाइम लेस में हो जाएगा बच्चों का। और बायो वाले टीचर्स ये सोचते थे, और ये हर इंस्टीट्यूट में होता था वेयर एवर आई हैव वर्कड, तो वो बायो वाले सोचते थे चलो केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री के टीचर्स करवा देंगे तो हमारे लिए बेस बिल्डिंग हो जाएगा एंड वी विल सेव आवर टाइम। एंड अल्टीमेटली ये बायो के टीचर्स को ही करवाना पड़ता था, क्योंकि हम आपस में जब बहस करते थे आप क्यों नहीं करवा रहे हो, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, तो बोलते थे वो देखो मैम स्टार्टिंग में ही बायो लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर हमें ही करवाना पड़ता था। तो इसीलिए ऑनलाइन में मैं इसको स्टार्टिंग में ही लेकर आ गई हूँ। दिस इज़ अ क्रिटिकल चैप्टर, बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये चैप्टर, बट आप आज देखोगे बेटा एनिमल किंगडम से भी बहुत डर लगता था ना, कितने ईजिली हो गया। सो बायोमोलिक्यूल भी सेम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अच्छा इतना ईजी चैप्टर था, हमें तो बहुत टफ लगता था, क्लास में ही याद होगा। अच्छा, इसके लिए एक डिस्क्लेमर है, एनिमल किंगडम में तो मैम सब लिख कर लाती थी आपको नोट्स के फॉर्म में, इसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे, बट इट्स बेटर यू कीप a notebook and pen with you along with water so that अब हम कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे तो आप साइड बाय साइड उसको बनाओगे, आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे चैप्टर, कोई भी हवा नहीं है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है बायोमोलिक्यूल, क्लास में ही इसको हम याद करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे हमने एनिमल किंगडम 3 लेक्चर में फिनिश कर लिया था, वी विल ऑल्सो फिनिश बायोमोलिक्यूल इन मैक्सिमम 3 लेक्चर्स, वी माइट ऑल्सो एंड इट इन 2 लेक्चर्स, लेकिन अपर हैंड पे विल टेक इट टिल 3 सेशंस। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें एक ही एलिमेंट कंपाउंड से बनी है, यानी दे वांटेड टू कंपेयर एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ लिविंग विथ नॉन लिविंग। यानी अगर मैं आप किसी भी स्टूडेंट के लिविंग के बॉडी को एनालाइज करती हूँ फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एक पत्थर को एनालाइज करती हूँ यानी वो नॉन लिविंग है फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो मुझे पता चला दोनों में एलिमेंट एंड कंपाउंड सेम है। जो चीज़ एक पत्थर में है वही आपके दिल मतलब वही चीज़ आपके भी बॉडी में है। यानी क्या मैं यहाँ लिख दूँ, एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर सेम, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स सेम है। तो फिर कुछ तो डिफरेंस होगा ना यार, हम लिविंग है वो नॉन लिविंग है, तो हमने कहा यस डिफरेंस है, रिलेटिव अबंडेंस अलग अलग है। हो सकता है कोई चीज़ लिविंग में बहुत ज़्यादा है, नॉन लिविंग में बहुत कम है, एंड वाइस वर्सा, उसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। ठीक है, तो हमने कहा वैसे सारी चीज़ें इक्वल है, कुछ अलग नहीं है, बट रिलेटिव अबंडेंस डिफर कर रहा है। बट रिलेटिव अबंडेंस डिफर्स, क्या करेगा, डिफर करेगा। तो हमने बोला चलो ये पता करते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन लिविंग में बहुत ज्यादा है लेकिन लिविंग में तो नेग्लेक्जिबल है, ना के बराबर है, और ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग में बहुत ज्यादा है लेकिन नॉन लिविंग में एकदम ही नेग्लेक्जिबल है। तो हमने कहा लिविंग में नाइट्रोजन तो अच्छा खासा अमाउंट में है, लेकिन नॉन लिविंग में ना नाइट्रोजन का बिल्कुल ही अमाउंट कम है। अब नॉन लिविंग में सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है, बट लिविंग में सिलिकॉन है बट बहुत ही कम है। तो मैं यहाँ लिख दूँ ओके, इसमें हम कह रहे हैं सिलिकॉन नेग्लिजिबल, और इधर मैं लिख दूँ नाइट्रोजन नेग्लेक्जिबल। इधर क्या है हमारा, नाइट्रोजन नेग्लेक्जिबल है। अब हम बोलते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग में काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। तो हमने कहा लिविंग में क्या बहुत ज्यादा है, तो हमने कहा कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है हमारे किस में, लिविंग में, टू मच है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग। इतना डेटा याद कर लो। नॉन लिविंग में लिविंग में सिलिकॉन नेग्लेक्जिबल है, तो नॉन लिविंग में
नाइट्रोजन नेग्लेक्जिबल है। कौन सी चीज ज्यादा है हमारे में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इस टेबल पर आ जाते हैं, ठीक है। इस टेबल को अभी आप मत देखो, ओ माय गॉड ये तो सारा परसेंटेज याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, सब कुछ नहीं याद करना, लेकिन आपको लिविंग में कौन सी 4 चीजें सबसे ज्यादा है एंड नॉन लिविंग में कौन सी 4 चीजें सबसे ज्यादा है, ये आपको याद होना चाहिए। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर पूछते हैं, और उसके अलावा जो दो चीजें पूछते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रेस्ट बी अश्योर कुछ नहीं आएगा, कोई परसेंटेज नहीं आएगा, बी अश्योर्ड। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और अब जो मैम बता रही है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो यहां मैं लिख देती हूं NL मतलब नॉन लिविंग, L मतलब क्या हो गया हमारा, चलो पूरा लिखते हैं लिविंग, ठीक है। अरे ऐसे कर दूं क्या, चलो हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक था, नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो लिविंग के लिए आप याद रखोगे OC नका, OC नका, और नॉन लिविंग के लिए OC काना, OC काना। ये मैंने कैसे बताया बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया है। यानी नॉन लिविंग में के लिए क्या ट्रिक याद कर रहे हो, OC काना, OC काना, OC काना, OC काना, OC काना, ठीक है। और लिविंग के लिए क्या याद कर रहे हो, OC नका, OC नका, OC नका, ठीक है, नका। तो कैसे मैम कंफ्यूज हो गए, तो जो नॉन लिविंग वाला ट्रिक है ना, उसमें आपके एंड में नॉन लिविंग यानी एन आना चाहिए। नॉन लिविंग वाले ट्रिक में एंड में एन आना चाहिए, यानी कि OC काना, और लिविंग वाले में नहीं आएगा। तो OC काना, OC नका, रटते रहो बार बार। मम्मी के पास किचन में जाओ, बोलो मम्मी OC काना, पापा OC नका, ठीक है। तो एक को लिविंग बना दो, एक को नॉन लिविंग बना दो, दोनों को रटवा दो, OC काना, OC नका, OC काना, OC नका। OC काना किसका है, नॉन लिविंग का, और OC नका किसका है, लिविंग का है। इतनी बात क्लियर हो गई। जल्दी से मैम पूछ रही है नॉन लिविंग का बताओ, अब लिविंग का बताओ, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं ये है क्या। तो हमने बोला O मतलब ऑक्सीजन, तो नॉन लिविंग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब C, अब जो नॉन लिविंग वाला C है वो SI है, क्योंकि नॉन लिविंग में सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है। तो OC कौन सा वाला है, सिलिकॉन वाला है। का तो का ही है, विच इज योर कैल्शियम, Ca का इज कैल्शियम, ना इज ना ही है, विच इज योर सोडियम। हम सिंबल से याद कर रहे हैं, तो सिंबल से तो किया हमने, OC का ना। तो अगर नॉन लिविंग वाला है तो C इज योर सिलिकॉन, क्योंकि नॉन लिविंग में सिलिकॉन बहुत ज्यादा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, यस यस। अब हम बात कर रहे हैं लिविंग की। लिविंग का क्या था, OC नका, OC नका। तो O इज ऑक्सीजन, C यहाँ पे कार्बन है। यार कार्बन तो बहुत ज्यादा है हमारे में सिलिकॉन तो है, नेग्लेक्जिबल है, तो हमारे में वैसे भी C यानी सिलिकॉन नहीं हो सकता, तो हमारे में C क्या होगा, हमारे में कार्बन होगा। देन OC नका है, ना तो है नहीं, न है, नका, वो का ना था, तो न इज योर नाइट्रोजन, का इज योर कैल्शियम। अब इसमें देख लें, इस टेबल में देख लें बेटा, देखो सबसे ज्यादा क्या है, नॉन लिविंग, इधर वाला क्या है, नॉन लिविंग। सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन 46%, देन क्या है, सिलिकॉन 27%, देन क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम इज 3.6%, देन क्या है हमारा सोडियम, सोडियम इज योर 2.8%, और नेग्लेक्जिबल क्या लिखा है, नाइट्रोजन। सिमिलरली आप इसमें भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माय दिस चैप्टर इज मेनली अबाउट बायोमोलिक्यूल, यानी लिविंग, बायो मतलब लिविंग, लिविंग बॉडी के मॉलिक्यूल, यानी अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, लिविंग पढ़ना है। तो हमने क्या हेडिंग लिखा, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। यहाँ तक याद हो गया बेटा, याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। मैम पानी पी रही है, आप दोनों ट्रिक माइंड में रिवाइज कर लो और क्या क्या बताया गया है। नाउ एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो हमने क्या किया, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, एनिमल का लिवर ले लो, प्लांट का कोई सेल ले लो, प्लांट के रूट को कट कर लो, स्टेम को कट कर लो, लीव को कट कर लो। ह्यूमन बीइंग है तो हम लिवर पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली ना चूहे के लिवर का थोड़ा सा सेक्शन निकालते हैं, लिवर तो रीजेनरेट कर जाता है, तो दैट इज सेफर। तो हमने क्या किया, एनालिसिस के लिए, टेक एनी लिविंग टिश्यू, टेक एनी लिविंग टिश्यू। आप चाहो तो साइड बाय साइड नोट्स बना सकते हो, अगेन रिपीटिंग, लेकिन मैम आपको भेज देंगी। टेक एनी लिविंग टिश्यू, लेट सपोज मैंने क्या किया, लिवर ले लिया,
ठीक है, अब लिवर को चिक 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 करके चॉप कर दो, काट दो, पूरा उसको कट कर दो। कट करने के बाद चॉप कर दो, या तो ऐसे भूचे ऐसे ऐसे कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, एक मोर्टाल पेसल लेंगे और उसमें उसको हम अच्छे से ऐसे ऐसे करके एक सॉल्वेंट डालेंगे, एक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिवर लिया यानी कोई भी एनिमल टिश्यू लिया, उसको क्या कर दिया, चॉप कर दिया। और चॉप करने के बाद हमने एक मोर्टाल पेसल लिया। मोर्टाल पेसल जिसे आप वो करते हो बेटा, जिसमें आप अदरक कूटते हो, उस टाइप की कोई चीज़ ले लो। ठीक है, हाँ डायग्राम से ठीक है, उसमें आप चॉप कर लो। क्या डालोगे उसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या डाल रहे हो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ऐड करा, और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। अब ये ट्राइक्लोरो है, तीनों हाइड्रोजन को हटा दो तो फॉर्मूला क्या बन गया, CCl3COOH। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड डाल दो। मैं बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को लेके चलूँगी। तो हमने क्या किया, एक लिवर लिया, उसको चॉप कर दिया, उसको सिलवट्टे जैसे वो मसाले कूटते हैं वो वाली चीज़ ली, मोर्टाल पेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टार, या इसमें तो पता ही होगा, मोर्टाल पेसल, सिलवट्टा का कुछ ले लो, और साथ में सॉल्वेंट डाल दो। क्या, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वो ऐड करके जब आपने ऐसे ऐसे घोल दिया तो एक स्लरी बन गया। क्या बन गया, स्लरी। स्लरी मतलब गाढ़ी सी चीज़ बन गई। फिर आपने क्या किया, बच्चों, नाउ यू आर, मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ड्रॉ ही कर देती हूँ। जो बेटा आपका स्लरी आया ना, आपने क्या किया, उस स्लरी को, जो भी घोल आई, उस घोल को आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर स्लरी, जो भी आपने बनाया है मिक्सचर, किस किस से बनाया है, चॉप्ड लिवर। यहाँ बना भी दूं क्या मैं, ये आज मैं स्लो आपके साथ हो कि आप भी बनाते रहो बेटा अपनी नोटबुक पे। ठीक है, आप भी नोटबुक पे बनाते रहो इसको। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ हमने क्या लगा दिया, यहाँ हमने एक कॉटन या फिर चीज़ क्लॉथ लगा दिया। क्या लगा दिया, चीज़ क्लॉथ, या फिल्टर पेपर भी लगा सकते हो। ठीक है, एक छन्नी सी ली है, उस छन्नी में हमने एक फिल्टर पेपर या फिर ऐसी सी कोई चीज़ लगा दी है, और हमने पूरे के पूरे मिक्सचर को इसमें भेज दिया। अब खुद सोचो, जो बड़ी चीज़ होगी या जो हमारे इस एसिड में घुल गई होगी, जो घुल गई, पूरी की पूरी घुल गई उस पानी के अंदर, उस एसिड के अंदर, वो यहाँ आ जाती है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं मिक्स हो पाई, वो तो फिल्टर पेपर को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। तो जब हमने स्लरी को इससे पास किया तो हमें 2 फ्रैक्शंस मिल गए। हमें क्या मिल गए बच्चों, 2 फ्रैक्शंस मिल गए। एक फ्रैक्शन को हमने बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये तो एसिड में सॉल्युबल हुआ ही नहीं, तो वो मिक्स नहीं हो पाया प्रॉपर। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो प्रॉपर से उस एसिड में मिक्स हो गया, वो तो घुल गया, और वो कम छोटा बिल्कुल मिक्स हो गया, तो उस एसिड के साथ ही नीचे आ गया। तो एसिड पूरा फिल्टर होके नीचे आया, तो जो उसमें घुल गई चीज़ें वो तो फिल्टर होके नीचे आ गई, और जो नहीं घुल पाई वो हमारी ऊपर ही रह गई। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, एसिड सॉल्युबल पूल। दिस इज एसिड सॉल्युबल पूल। अब इस चैप्टर में सिर्फ इन दोनों पूल को ही हमें पढ़ना है, किसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो हमने बोला चलो 2 कंपोनेंट्स आए ना हमारे पास, मोहम्मद देखना, मैं जब बोलूँ तब देखना, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आए। एक आया हमारा एसिड सॉल्युबल पूल, अब देख सकते हो, और एक हमारा आया एसिड इनसॉल्युबल पूल। एक सेकेंड, तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आए, एक था एसिड सॉल्युबल पूल और एक था हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो अब हमें ये देखना है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल था, जो नीचे आ गया था एसिड के साथ फिल्टर पेपर से नीचे आके, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और जो ऊपर रह गया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। नाउ इफ़ वी गो बैकवर्ड्स, तो हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं बेटा, जो ऊपर रह गया वो फिल्ट्रेट है, जो ऊपर रह गया वो क्या है, दैट इज
फिल्ट्रेट, सॉरी जो ऊपर रह गया वो तो रिटेन हो गया ना, रिटेन मतलब रुक गया। अगर मैं कह रही हूँ यू हैव बीन रिटेन्ड, आपको मैंने बचा लिया है, रोक लिया है, रोकने को, आर फॉर रोकना, आर फॉर रिटेन। तो रिटेन, आपके माइंड में कितने कॉन्सेप्ट रिटेन कर पाते हो, आप रोक पाते हो। तो जो रोक पाया फिल्टर पेपर यानी ऊपर रह गया, रोक पाया, आप में कितने कॉन्सेप्ट रिटेन हो रहे हैं इस चैप्टर में, तो रिटेन वो होता है जो रुक जाता है। रिटेंटेट, क्या बोलेंगे इसको, रिटेंटेट। और जो फिल्टर होके नीचे आ गया, जो फिल्टर ही हो गया नीचे, फिल्ट्रेट, फिल्टर होके नीचे आ गया, दैट इज योर फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट इज एसिड सॉल्युबल पूल एंड रिटेंटेट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो हमने कहा दो सेक्शंस है, हमें पढ़ना है इसमें क्या क्या है। एसिड सॉल्युबल पूल जो कि नीचे फिल्टर होके आ गए यानी फिल्ट्रेट, उसमें तो छोटी चीजें होंगी ना, छोटी चीजें होंगी तो वो मिक्स हो गई हैं, एसिड में सॉल्युबल होके आ गई हैं। और जो चीज़ ऊपर रह गई उसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, या तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी, या वो एसिड में सॉल्युबल ही नहीं थी, वो एसिड को लाइक ही नहीं करती, एसिड को तो रिपेल कर रही थी, तो वो एसिड के साथ नीचे नहीं गई। समझ आई आपको बात? ओके। तो हमने कहा एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या मिला हमें, वो बाद में देखेंगे ना। बेटा एक बात बताओ, हमने लिवर को ग्राइंड किया है, लिवर किससे बना, हमारी बॉडी बनी किससे है, सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से बनी है। तो जो भी चीज़ मेरे उस रिटेंटेट में होगी या जो भी चीज़ मेरे फिल्ट्रेट में होगी वो सब सेल की ही तो चीज़ होगी। तो हम ये देखना चाहते थे साइंटिस्ट, ओके हमें ये तो समझ आ गया, जो ऊपर रह गया वो एसिड में सॉल्युबल नहीं था, बड़ा मॉलिक्यूल था, जो नीचे चला गया वो एसिड में सॉल्युबल था, छोटा मॉलिक्यूल था। बट सेल के किस पार्ट का मॉलिक्यूल किस में गया? तो हमने कहा जो छोटी चीज थी यानी जो नीचे फिल्टर होकर आ गई उसमें साइटोप्लाज्म की सारी चीजें थी। तो यहां मैं क्या लिख दूं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था। एसिड सॉल्युबल पूल क्या था, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था। और ये क्या था, एसिड इनसॉल्युबल पूल हमने कहा ऑर्गेनल्स का कंटेंट था, प्लस क्या मैम, प्लस क्या मैम, तो पहले तो इतना समझ लो, जो ऊपर रह गया वो ऑर्गेनल का कंटेंट था, और जो नीचे आ गया यानी एसिड सॉल्युबल पूल वो हमारे साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म तो पूरा फूड ऐसे चीज़ है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 बनाते हो, सारे डॉट छोटे छोटे बनाते हो, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो गई हमारी वो नीचे चली गई, वो एसिड सॉल्युबल पूल है। और ऑर्गेनल बड़े बड़े बनाते हो तो ऑर्गेनल का सारा कंटेंट हमारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में यानी ऊपर ही रह गया। याद करते हुए चलो, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा, क्योंकि बहुत हैफजेड में इन्होंने दिया हुआ है चैप्टर को, तो हम कंपाइल कर रहे हैं चैप्टर को इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, तो आप याद करते हुए चलोगे, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट छोटे छोटे डॉट बनाते हो तो ऑब्वियसली वो नीचे चला जाएगा, ऑर्गेनल बड़े बड़े बनाते हो तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म में भी तो कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनल का सारा कंटेंट यहाँ आया प्लस कुछ बड़े मॉलिक्यूल यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, वरना अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं साइटोप्लाज्म में किस में गया, तब तो आप वो मार्क करोगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म किधर गया तो इधर आ गया, ऑर्गेनल किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अब देखते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमें मिले, साइटोप्लाज्म में क्या क्या हमारे था। तो हमने कहा अमीनो एसिड थे, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, मेन जो 4 चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 चीज़ें जो होती है हमारी बॉडी, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, लिपिड के एक्सेप्शन है देखेंगे, एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमने कहा जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, यानी जो इधर आई थी वो हमारी थी प्रोटीन, यानी मैक्रो, यानी कि आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रोटीन आया था, प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था। मेजॉरिटी एंजाइम्स भी कहाँ होते हैं बेटा, मेजॉरिटी एंजाइम्स कहाँ होते हैं, मेजॉरिटी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो बेसिकली ऑर्गेनल में ही सारे प्रोटीन मिले हमें, न्यूक्लिक एसिड मिले, पॉलीसेकेराइड मिला, ग्लाइकोजन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, एंड लिपिड मिला। यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये चारों चीज़ें मिली, एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें ये सारी चीज़ें मिली। यही मेन हमारे ऑर्गेनल का कंटेंट होता है। क्या क्या बेटा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड।
अब प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड अगर जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो इसका मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होता है? डीएनए आरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोजन और स्टार्च वगैरह अगर हम कहते हो किससे बनता है? ग्लूकोज से यानी मोनोसेकेराइड से बनता है। लिपिड का हम अलग से देखेंगे किससे बनता है, अभी आपको ढंग से पता नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा सारे बड़े मॉलिक्यूल तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गए, लेकिन ये जिससे बने हैं यानी मोनोमर्स सारे इधर आ गए। तो मैम ने क्या लिखा? मोनोमर्स आपके एसिड सॉल्युबल पूल में आ गए। साइटोप्लाज्म में वाटर भी होता है, वाटर भी हमारा एसिड, वो तो छोटा मॉलिक्यूल है, एसिड में सॉल्युबल है ना, वाटर इज सॉल्युबल इन एसिड, तो वाटर सॉल्युबल में वाटर आ गया, एसिड सॉल्युबल में वाटर आ गया, मोनोमर्स आ गए। विटामिन्स एंड मिनरल्स, छोटे छोटे होंगे ना विटामिन्स और मिनरल्स, तो वो भी हमारे साइटोप्लाज्म में है। ये सारी चीज़ें आ गई है। अब एक और टेबल हमें याद करना, अगेन मत देखना, मैम आपको बताएंगे। फिर साइंटिस्ट ने पता किया, चलो इतना याद करते हैं, मैक्रो जो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल है, यानी जो ऊपर रह गए बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो रह गए, उसमें हमें बताया मैम ने 4 चीज़ें हैं: प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड योर लिपिड, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल में क्या क्या, सॉल्युबल में क्या क्या था? तो एसिड सॉल्युबल में वी हैड वाटर, इन सब के मोनोमर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स मिनरल इन सब के मोनोमर एंड वाटर। याद करते हो, चलो रिपीट इसलिए कर रही हूँ। अब एक चीज़ हम याद करेंगे, क्या मैम? तो हम याद कर लेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, पिनाकली। क्या याद करेंगे? यहाँ लिख देती हूँ, पिनाकली। क्या याद करोगे? पिनाकली, कली को पी लो, पिनाकली। सो पी इज फॉर प्रोटीन, Na फॉर न्यूक्लिक एसिड, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, L फॉर लिपिड। ये चारों लिख दिए मैंने, टेबल याद करवा रही हूं मैं आपको, ये चारों लिख दिए मैंने। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, शुगर ही तो हुआ ये, एंड लिपिड लिख दिया। आई क्या है? आई इज योर आयंस। आई क्या है? हमारे आयंस। आयंस किधर था? इधर था। हम साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल में जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कौन सा कितना ज़्यादा होता है। अब आरओ का ऐड देखो, हमारी बॉडी का 70 से 90% तो वाटर ही है, तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तो बेटा वाटर ही है, और वाटर को कितना परसेंट दिया है हमने? 70 to 90% दिया है, ठीक है। अच्छा, ये ना इन्होंने एक्चुअली, मैंने ये टेबल गलत, चलो मैं ये वाला टेबल पहले आपको, हाँ चलो मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा है, मैंने इधर लिखा हुआ है ये टेबल, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको इधर बता देती हूँ। हाँ ठीक है, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक टेबल याद कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो हमने बोला पिनाकली, पिनाकली क्या बोल रहे हैं हम? तो आपने क्या याद किया बेटा? हमारी बॉडी में हम देख रहे हैं कौन सी चीज़ें हमारे सेल के अंदर सबसे ज़्यादा, जैसे हमने लिविंग और नॉन लिविंग में देखा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने कहा परसेंटेज नहीं करना है, तो ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, इन सब में कौन सी चीज़ सबसे कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, क्योंकि बेटा उससे आपका एक एनसीईआरटी का ये वाला टेबल क्लियर होगा, याद हो जाएगा, ये करना है, ठीक है। मैम ने यहाँ लिख दिया, गलती से मैम को लगा ये वो टेबल है, कोई बात नहीं, हम पहले ये वाला करते हैं। तो हमने याद किया पिनाकली, पिनाकली, पिनाकली। तो पी फॉर प्रोटीन, ना फॉर न्यूक्लिक एसिड, सी का मतलब सी यानी या कार्बोहाइड्रेट, सी ए यानी कार्बोहाइड्रेट, पिनाकली, और एल मतलब लिपिड, आई मतलब आयंस, ठीक है। अब क्या सबसे ज्यादा प्रोटीन है? नहीं, सबसे जीतेगा तो वाटर ही। आपकी बॉडी में 70 to 90% वाटर है, ये बच्चों को पता होता है, तो सबसे ऊपर वाटर लिख दो, विच इज योर 70 to 90%, ठीक है। उसके बाद पिनाकली में देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 10 to 15%। स्टार्ट करो किससे? 10 to 15% से, वैसे भी 70 to 90 हुआ है, ठीक है। तो 10 to 15, 10 to 15 का हाफ कर दो, 5 का हाफ, 10 का हाफ कितना होता है? 5, और 15 का हाफ 7.5, 7 रखेंगे, 5 to 7। फिर लिख दो आप 3, 2, 1, ऐसे याद करेंगे। क्या बोला मैंने? वाटर इज 70 to 90%। उसके बाद पिनाकली, प्रोटीन कितना है? 10 to 15%, उसका हाफ कर दो, हाफ कितना होता है? 5 to 7%, फिर 3, 2, 1।
इस ऑर्डर में आप कर लो, आपको वो वाला टेबल भी याद हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, क्लियर है। फिर हमने देखा, अच्छा मैं ना इस चीज़ को कहीं और लिखना चाह रही थी बट अब मैंने यहाँ बना दिया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रही हूँ बेटा, अब साइंटिस्ट ने कहा चलो ये पता लग गया किस में क्या है, किस में साइटोप्लाज्म है, किस में ऑर्गेनल है, किसका रिलेटिव अबंडेंस किस ऑर्डर में है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे सेल में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या इनऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक क्या होता है बेटा? कार्बन कंटेनिंग, इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन। तो साइंटिस्ट ने बोला चलो अब ये देखते हैं कितने ऑर्गेनिक है कितने इनऑर्गेनिक है। तो हमने बोला कि यार जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आया है ना, वो लगभग सारे ऑर्गेनिक हैं। जो ऊपर आया है ना, वो सारे ऑर्गेनिक हैं। तो जो इनऑर्गेनिक आया ना, वो इधर आया। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा बच्चा? इनऑर्गेनिक में हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आएंगे, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड यानी नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स तो हो ही सकते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? तो हमने कहा नमक खाते हैं ना हम, NaCl हो गया। नर्वस सिस्टम याद करो तो NaCl तो हो ही गया, NaCl एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, एलिमेंट में क्या हो गया? Na हो गया, Cl हो गया, कैल्शियम बताऊंगी मैं किस ऑर्डर में, ये वाला टेबल भी आपको याद करना है। लेकिन अब साइंटिस्ट देखना चाहते थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो पहले तो मैं यार इसको हटाना चाहती हूँ, ये मैंने ना उस पेज पे करवाना था, पता नहीं मैंने पहले ये क्यों शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, ऐसे अब ठीक है, अब ऐसे ठीक है। और मैम यहाँ पे क्या करेंगी, एक और डॉटेड लाइन बना देंगे। डॉटेड लाइन बना के इसको डिवाइड कर दूंगी। चलो जी, ठीक है। अब हम कहेंगे, साइंटिस्ट ने क्या कहा, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल कार्बन containing all carbon containing compounds are called बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हम इसे ही बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ना है, जिसे आप ऑर्गेनिक भी बोलते हो। तो याद करते हुए चलो, ऑर्गेनिक्स यानी कि जो इसमें था ना, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक आया था। जो इनऑर्गेनिक था वो सिर्फ एसिड सॉल्युबल पूल में ही गया था। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो ये चैप्टर तो हमारा इसी का है, ऑर्गेनिक का, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन चलो जो मेन है उससे पहले एक बार हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं कि इनऑर्गेनिक को हम कैसे पता करेंगे। तो इनऑर्गेनिक पता करने के लिए साइंटिस्ट ने एक डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ किया। क्या किया? एक डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, लिवर लिया और लिवर को बहुत देर तक छत पे धूप में सुखा दिया। तो लिवर का सारा वाटर इवेपोरेट हो गया सनलाइट की वजह से। कितनी गर्मी, दिल्ली में रख दिया होगा। तो हमने क्या बोला कि लिवर लिया, लिवर को धूप में सुखा दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ अब, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक। अब मैं इनऑर्गेनिक का एनालिसिस कर रही हूँ। तो जब मैं इनऑर्गेनिक का एनालिसिस कर रही हूँ तो मैंने कैसा मेथड यूज़ किया? एनसीईआरटी बोलती है डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज़ किया। मैंने इसमें क्या किया, अभी बताया ना, लिवर लो, लिवर को धूप में सिखा दो, सारा पानी निकल गया। फिर लिवर में आग लगा दो। तो बेटा जब आग लगा दोगे तो सारा कार्बन CO2 बन के निकल जाएगा और राख बचेगी नीचे। उस राख में तो कोई वाटर भी नहीं होगा, वाटर पहले ही इवेपोरेट हो गया, और कोई कार्बन भी नहीं हो, कार्बन CO2 बन के निकल गया। तो वो जो ऐश आएगी नीचे, ऐश्वर्या राय नहीं, जो ऐश आएगी नीचे, जो राख आएगी, उसमें आप एनालिसिस करो तो आपको पता चल जाएगा जो भी चीज़ उस राख में है वो सारी इनऑर्गेनिक है। तो हमने क्या बोला, हमने वही चीज़ बोली, लिवर लो या कोई भी टिश्यू लो, ड्राई कर दो उसको इन सनलाइट। क्या कर दो? ड्राई कर दो सनलाइट में। वो मैं लिख दूँ यहाँ पे, वाटर इवेपोरेट्स। फिर आप क्या कर रहे हो? बर्न इट। क्या कर रहे हो बेटा? बर्न इट। जब बर्न करोगे तो कार्बन लिखते चलो बेटा आप भी, एस्केप्स एज CO2 के लिए निकल गया। जो बचा ऐश, इस ऐश में आपका होगा सारा का सारा इनऑर्गेनिक, और उसका ये टेबल आपका बना हुआ है।
ठीक है, उसका टेबल बना हुआ। अब सुनो मेरी बात, इनऑर्गेनिक में तो आपके एलिमेंट्स भी होंगे, कंपाउंड्स भी होंगे। एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा, वो याद करो, नर्वस सिस्टम सोडियम पोटेशियम चैनल चलता है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम के बिना आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, मैग्नीशियम के बिना आपका हेक्सोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो देखो क्या लिखा है आपके एलिमेंट्स में, क्या लिखा है एलिमेंट्स में, लिखा है सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पंप से सोडियम पोटेशियम याद रखो। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक है। कैल्शियम के बिना हमारा बोन काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में प्लाज्मा का अबंडेंट आयन है, तो मैग्नीशियम ये रहा। यही 4 आयंस बेटा हमारे हम मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर तो इनऑर्गेनिक है, ये लो वाटर, ये रहा वाटर। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनरल्स पढ़ रहे हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मिनरल्स पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक। अब कंपाउंड कह रहे हैं, कंपाउंड फॉस्फेट होगा, डीएनए में है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होगा, बोन में है। और क्या होगा, सल्फेट होगा, ठीक है। तो NaCl होगा, ये रहा NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट, याद रख लो ऐसे। तो ये हमारे कंपाउंड्स हो जाएंगे और ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं एसिड इनसॉल्युबल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से कौन सा है, तो आप बोलोगे एसिड सॉल्युबल में तो इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। कैसे, वाटर, मिनरल्स, ये तो हमारे इनऑर्गेनिक है। लेकिन जिससे हमारे प्रोटीन वगैरह बने हैं जो कि ऑर्गेनिक है, उसके मोनोमर तो इधर भी हैं। यानी acid soluble pool will have both organic and inorganic molecules, whereas acid insoluble pool is only going to have organic यानी biomolecule. And now rest of the chapter is about biomolecule, which is protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid. ठीक है, क्लियर है। ये वही वाला बेटा टेबल है, पिनाकली लिख दूँ फिर से यहाँ पे मैं, पिनाकली बार बार याद हो जाएगा आपको। वाटर कितना परसेंट है, आप माइंड में सोचो। पिनाकली में क्या लिखूं, पी ना क ली, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये बायोमोलिक्यूल ने बहुत हैफेजेड वे में दिया हुआ है। कितना टाइम हो गया, हाँ, बहुत ही हैफेजेड वे में इन्होंने दिया हुआ है। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो मैं सारा एक एक साइड करके पढ़ाती थी, बट वो अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू गो बाय NCERT का सीक्वेंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले पता है हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे मैक्रोमोल, जितने भी हमारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए हैं, यानी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड एंड योर प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, हाँ, ये जो 4 आए हैं ना, ये किससे बने हैं, मोनोमर्स। तो पहले NCERT सारे के मोनोमर्स पढ़ रही है कि प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लियोटाइड से बना है। पॉलीसेकेराइड किससे बना है, मोनोसेकेराइड से बना है। लिपिड किससे बना है, ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। मैं लिख दूं पहले कौन किससे बना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, पहले हमने कहा पॉलीमर्स हैं, और हम अब देख रहे हैं ये किस मोनोमर्स से बने हैं। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, लिखते चलो इफ़ यू वांट, तो बेटर रहेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना है बच्चों, प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से बना है। देखो मैम ने लिखा है, सबसे पहले हम अमीनो एसिड पढ़ेंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट, चलो न्यूक्लिक एसिड ले लेते हैं, Na यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। देन हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किससे बना है, तो हमने कहा पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से बना है। पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। तो ग्लाइकोजन इधर आ गया, ग्लूकोज इधर आ गया। अगर स्टार्च होता प्लांट में, स्टार्च यहाँ आ गया, ग्लूकोज इधर आ गया। तो पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। देन हम कह रहे हैं लिपिड। अब लिपिड में देखो कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी चीज़ों से आपका बन सकता है। मैं लिख देती हूँ फिर भी, फैटी एसिड भी हो सकता है, ग्लिसरॉल भी हो सकता है। और लिपिड में तो बेटा एक बात है, लिपिड हमारा रियल एसिड, मतलब सच में इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है कि ये ऊपर आ गया था। अब मैं पहले तो सारे कंबाइन करके एक साथ बता देती थी, लेकिन अब हम NCERT के ऑर्डर में चल रहे हैं। तो लिपिड बेटा एक ट्रू पॉलीमर नहीं है। लिपिड इज नॉट अ ट्रू पॉलीमर, ये हम आगे जाके देखेंगे। फॉर नाउ तो ठीक है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे लिपिड इज नॉट अ ट्रू
पॉलीमर। तो पहले क्या स्टार्ट करें? फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है उसका रॉ स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अमीनो एसिड का यार रॉ स्ट्रक्चर होता है COOH NH2 H एंड R। ये हमारा रॉ स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। कोई भी अमीनो एसिड हो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। लेट्स सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है, और ये चारों जुड़ गए हैं तो हमारा प्रोटीन बना है इससे। तो कोई या वो ये अमीनो एसिड हो या ये हो, कोई भी अमीनो एसिड हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो यही रहेगा, वो तो यही रहेगा। एक ना वो वाला पेन आता है, ऐसे ये है क्या? नहीं, तो स्टार बन गया। एक आता है ना जिससे ये है क्या? ये तो ये है। अरे तो कौन सा है? रुको यार, रुको। मैं आई वाज सेइंग कि चाहे वो कोई भी अमीनो एसिड हो, उसमें ये तो रॉ स्ट्रक्चर है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये जो चीज़ है ये तो रहेगी ही रहेगी, बस ये जो R है ना ये बदलता रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये इस अमीनो एसिड में R कुछ और है, इस अमीनो एसिड में R कुछ और है, इस अमीनो एसिड में R कुछ और है। सो R विल कीप ऑन चेंजिंग, बट ये जो है दिस इज रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को रॉ स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये है, चाहे वो कोई सा भी आपका अमीनो एसिड हो। ठीक है, क्लियर है? नाउ इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। कैसा लग रहा है? मीथेन डेरिवेटिव, मीथेन से ही ये बना है, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? यही तो होता है, यहाँ पे H लगे होते हैं। अब इसी के तो चारों H को हमने चेंज किया है, हमने मीथेन के ही चारों H को चेंज कर दिया है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और हमने इसी के सारे ग्रुप्स को चेंज किया है। तो अमीनो एसिड को कई बार हम अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अमीनो एसिड को कई बार हम अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि हमने मीथेन के इस कार्बन को, अल्फा कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है अलग अलग चीज़ों से। अब मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, ये वेरी करता है। R ग्रुप जो है बेटा इट वेरीज, ये हम लिखेंगे यहाँ पे वेरीज, और इसमें बना देंगे ये जो सेम है, ये क्या है? सेम फॉर ऑल अमीनो एसिड, सेम इन ऑल अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड में सेम है, और ये हमारा जो है वो वेरी करता रहेगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, हम इसको अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं। पहले तो इतनी बात क्लियर होगी। नाउ R कितने टाइप का होगा और उसी बेसिस पे हमारे अमीनो एसिड कितने टाइप के होंगे। ठीक है, तो हमने कहा R तो बहुत, ध्यान से सुनना इस बात को, R तो बहुत सारे टाइप का होता है। बच्चे बोलते 20 टाइप्स, गलत हो जाएगा। इफ आई एम सेइंग R इज ऑफ 20 टाइप्स, गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन कैन बी ऑफ 20 टाइप्स, सही हो गया। अब ये कैसा डिफरेंस है मैम? अभी आपने बोला कि जितने R होंगे उतने टाइप के अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, और अभी आप कह रहे हो R इज मोर देन 20, बट फिर आप कह रहे हो अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन कैन बी ऑफ 20 टाइप्स। तो क्या डिफरेंस है? कैच तो इसी दोनों स्टेटमेंट में है। R आपके बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, R आपके बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, तो अमीनो एसिड इज मोर देन 20 टाइप्स। लेकिन वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेंगे, एनसीईआरटी में लिखी है ये बात, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें R सिर्फ 20 टाइप्स का हो सकता है। सो व्हाट आई एम राइटिंग, R कैन बी ऑफ मोर देन 20 टाइप्स, R कैन बी ऑफ मोर देन 20 टाइप्स, बट आर इन अमीनो एसिड विच टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। जैसे ऑर्निथीन बेटा एक ऐसा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट है वो अमीनो एसिड क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है। लेकिन अमीनो एसिड, लेकिन वो जो ऑर्निथीन अमीनो एसिड है वो प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको अकेला रहता है हमेशा, प्रोटीन में जुड़ता नहीं है। तो हमने कहा आर कैन बी मोर देन 20 टाइप्स, बट इन प्रोटीन पार्टिसिपेटिंग अमीनो एसिड, in protein participating
amino acid, participating amino acid, R can be of 20, R can be of 20 types, can be of 20 types, R can be of 20 types. क्लियर है? यस मैम. ओके, आगे चलते, इधर मत देखना, आगे चलते. बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन याद करते हुए चलना है. ठीक है, रिकॉर्डेड अगर आपको उसको स्लो लग रहा है 2x पे देखा करो, क्योंकि वो बेटर है. अगर आपको स्लो लग रहा है पुट इट ऑन 2x. ठीक है, 2x करके देख लो. जिसको आराम आराम से पढ़ना है वो 1x पे देखेगा. ओके, नाउ हमने आर के बारे में बात कर ली. आर में क्या क्या है? तो बेटा ये हमारा अमीन ग्रुप है. ये क्या है? दिस इज अमीन ग्रुप, अमीनो बोल रहे हैं. ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है. और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज फंक्शनल ग्रुप, जो कि वैसे 20 से ज़्यादा है, लेकिन अमीनो एसिड जो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटीन में उसमें 20 ही टाइप्स का है. ठीक है, नाउ function of amino acid या property of amino acid of an amino acid depends upon not just R सब में वेरी कर रहा है. यस मैम. तो क्या हम डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग अमीनो एसिड में, प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे अलग अलग अमीनो एसिड का solely based on R? No. Property of amino acid depends not just on R but also on carboxyl and amino group. NCERT की लाइंस डिकोड हो रही हैं, तो हम लिख दें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड किस पे डिपेंड करेगा? तो हमने कहा तीनों चीज पे डिपेंड करेगा. R ग्रुप, COOH ग्रुप, NH3 ग्रुप, तीनों पे ही डिपेंड करेगा. तीनों पे ही डिपेंड करेगा. ये पॉइंट हमारा हो गया है. नाउ अमीनो एसिड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. अमीनो एसिड की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. आपको सारे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कुछ कैटेगरीज हमें करने हैं. वैसे तो मैं पहले सारे एग्जाम्पल्स बताती थी जब हमारा नीट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था. अब बेटा आपका नीट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना है. वरना एज अ टीचर आई वुड प्रेफर कि मैं सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि मज़ा आएगा ना. आपको नई नई चीज़ें बताऊंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर and interesting for a teacher to give you all the information, क्योंकि हम पढ़ाते हुए आए हैं. But now we have to confine to NCERT because at the end चिड़िया की आंख में देखने से ही सिलेक्शन होगा, सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा. तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो सिर्फ आपकी NCERT में है, अदरवाइज बहुत सारे टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अगर बेटा आपके अमीनो एसिड के आर ग्रुप में कोई भी OH ग्रुप है, OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वो अमीनो एसिड हमारा अल्कोहलिक हो गया. अगर R में COOH है, COOH मेन चेन में तो है ही, लेकिन अगर R में भी है तो वो हमारा अमीनो एसिड एसिडिक हो गया. अगर R में अमीन है, अमीन उधर तो है रॉ में, लेकिन अगर R में भी अलग से एक्स्ट्रा आ गया तो हमारा अमीनो एसिड बेसिक हो गया. ठीक है, तो R के बेसिस पे अब हम देख रहे हैं अमीनो एसिड के टाइप को. प्रॉपर्टी तो तीनों पे डिपेंड करेगा, लेकिन टाइप ऑफ अमीनो एसिड की हम बात कर रहे हैं. तो क्या मैं सबसे पहले लिख दूं एसिडिक, सेकंड में लिख देती हूं बेसिक भी हो सकता है, थर्ड में लिख देती हूं अल्कोहलिक भी हो सकता है, फोर्थ में लिख देती हूं एरोमेटिक भी हो सकता है, फिफ्थ में लिख देती हूं एलिफैटिक भी हो सकता है. एक सेकेंड, और अगर आपके ये सारा है, अगर एसिडिक और बेसिक है तो न्यूट्रल भी तो होगा. तो मैंने कहा एसिडिक कुछ होगा, कुछ बेसिक होगा, कुछ न्यूट्रल होगा. ये आपकी एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बात कर रही है. उसके बाद हम कहते हैं अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल, इट कैन बी नॉन एसेंशियल. वो हम आगे चलेंगे. ठीक है, टाइम भी देख लो. ओके, तो सबसे पहले एसिडिक. अगर एसिडिक है इसका मतलब उसके आर में क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. एसिडिक वाले अमीनो एसिड के दोनों नाम में एसिड होगा, यानी आपको ऑप्शन आएगा ना, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड. क्या क्या हो गया हमारा?
चलो मैं ये बाद में आपको लिख दूंगी, बता भी देती हूँ, बाद में लिख दूंगी। एसिड वाला जो होगा ना, उसमें आपके दोनों में वर्ड आएगा एसिड एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, वर्ड आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। बेसिक हिस्टोन से याद रखेंगे, जो आप 12th में पढ़ते हो, हिस्टोन में 2 बेसिक अमीनो एसिड है रिच, कौन कौन से, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, 2 मैंने बताया आपको एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, 2 मैंने बताया आपको बेसिक, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो 20 में से 4 हो गए आपके एसिडिक एंड बेसिक, बाकी सारे क्या हो गए, न्यूट्रल। तो इन चारों के अलावा कोई भी ऑप्शन हो, न्यूट्रल ही आपको मार्क करना है, न्यूट्रल ही आपको मार्क करना है। रेस्ट जितने हैं, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी हो गई। देन हम अल्कोहलिक पे जा रहे हैं। तो बेटा अल्कोहलिक जिसमें OH ग्रुप है, तो एक और चीज याद रखो, अगर अल्कोहलिक है तो उसमें COOH नहीं है ना, उसमें NH3 भी नहीं है, तो जो अल्कोहलिक है वो न्यूट्रल है, एसिडिक और बेसिक नहीं है, अल्कोहलिक है बट है तो न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड अल्कोहलिक। ठीक है, तो न्यूट्रल में सारे आएंगे। अब उसमें से हमने जिसमें आपका अल्कोहल है वो हम बोलेंगे अल्कोहलिक है, न्यूट्रल एंड अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक आपके 2 हैं, आपके सीरीन, ठीक है, एंड आपके थ्रियोनीन। तो वैसे मैं ऐसे बताती हूँ, थ्रियोनीन 3 ना, और सीरीन मतलब होता है शांति। सीरीन जैसे आप इज अ इंग्लिश वर्ड विच मीन्स शांति। तो टेम्पल जाके यू हैव अ सीरीन फीलिंग। सीरीन मीन्स हिल्स पे आपको सीरीन फीलिंग होती है, सीरीन इज अ इंग्लिश वर्ड। तो अच्छा ऐसे बच्चों को याद करा सकते हैं 3 अल्कोहल एंड सीरीन, 3 अल्कोहल इन एंड सीरीन। तो अल्कोहलिक क्या है, 3 सीरीन। सीरीन NCERT बात करती है, एंड 3 इज फॉर थ्रियोनीन, ये भी एक अमीनो एसिड है, ये आप छोड़ सकते हो, आप सिर्फ सीरीन को याद रख सकते हो, सीरीन। तो अल्कोहल पी के आपको कैसी फीलिंग आएगी, सीरीन फीलिंग आएगी। तो NCERT अल्कोहलिक में क्या बोल रहे हैं, सीरीन, सीरीन। ठीक है, एरोमेटिक, अगर R ग्रुप में आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, रिंग बना हुआ है तो एरोमेटिक है। अगर रिंग बना हुआ है, अगर आपका CO ये है ना, ये जो आपका R ग्रुप है, इसमें कोई रिंग बना हुआ है, अगर रिंग बना हुआ है तो आपका एरोमेटिक है। तो हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक में रिंग्स बने हुए हैं R में। टाइप तो बेस किस पे हो रहा है, R पे ही बेस हो रहा है। ठीक है, तो एरोमेटिक में एक नाम तो फिनाइल एलेनिन, फिनाइल तो वर्ड से याद ही हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन, और दोनों T वाले, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन। ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन से हमारे हार्मोन्स भी बनते हैं, जैसे टाइरोसिन से बनता है T3 एंड T4, और ट्रिप्टोफैन से बेटा बनता है आपका मेलाटोनिन, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन। जो भी अमीनो एसिड वाले थे ना, वो ट्रिप्टोफैन वाले या फिर टाइरोसिन वाले थे। ठीक है, क्लियर है। तो एरोमेटिक में क्या लिख दे, फिनाइल एलेनिन, क्योंकि इसके वर्ड में फिनाइल है। बाकी दोनों हार्मोन वाले चैप्टर याद कर लो। तो T3 T4 टाइरोसिन से बना था, तो टाइरोसिन या फिर T वाले दोनों याद रख लो, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये हो गए हमारे एरोमेटिक। अब अगर आपके 3 एरोमेटिक हैं तो उसके अलावा जो भी बचे हैं वो सब एलिफैटिक है। तो बेटा एक समझ रहे हो मेरी बात, अगर ये 3 एरोमेटिक है, ये सारे एलिफैटिक हैं, तो ये नहीं है कि कुछ ये तो 20 को आप इसमें डिवाइड करो, नहीं। पहले आपने क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, आपने कहा जेंडर के बेसिस पे 2 सेक्शन बना लिया, फिर आप बोलोगे विद स्पेक्स विदाउट स्पेक्स, तो अगेन ऐसा थोड़ी है कि अब उसका सेक्शन होगा। फिर आप बोलोगे अच्छा कुछ लड़के और लड़कियां मिला के स्पेक्स वाले हैं, कुछ लड़कियां लड़के मिला के नॉन स्पेक्स वाले हैं, तो उस वे में कह रहे हैं। पहली कैटेगरी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो इसमें अगर आपके 2 एसिडिक है 2 बेसिक हैं तो 16 आपके न्यूट्रल हैं, एक कैटेगरी डन हो गई। दूसरी कैटेगरी है अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक, तो हम कह रहे हैं अगर 2 अल्कोहलिक है, NCERT चलो एक की बात करें, अगर ये अल्कोहलिक है तो इसके अलावा सारे नॉन अल्कोहलिक है। फिर हम कह रहे हैं एरोमेटिक एंड एलिफैटिक, अगर 3 एरोमेटिक हैं तो बाकी 17 सारे एलिफैटिक है, इस वे में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब NCERT क्या कर रही है, जो आपका न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल में वैलीन बोल रही है, तो सिर्फ वैलीन नहीं होगा, न्यूट्रल में आपका फिनाइल एलेनिन भी है, ये भी है, वो भी है, सारे हैं। अब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वो है जिसका R ग्रुप में सिर्फ H है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है, तो हम कहेंगे
सिंपलेस्ट जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें R इज इक्वल्स टू H, हाइड्रोजन है, क्या है, R इज इक्वल्स टू H, तो 2 H हो गए, बाकी COOH और एक NH2, तो ग्लाइसिन है वो, क्या है वो, हमारा ग्लाइसिन है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज योर ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन है। उसका नेक्स्ट जब आया तो H की जगह आप मिथाइल ग्रुप लगा दो, यानी CH3 लगा दो, तो ग्लाइसिन से बन जाएगा वो एलेनीन, क्या बन जाएगा, एलेनीन, क्या बन जाएगा, एलेनीन, ठीक है। तो पहला वाला ग्लाइसिन है, दूसरा वाला अनिल है, सेकंड नंबर पे अनिल आया, फर्स्ट पे आपका ग्लाइसिन आया, ठीक है, ग्लाइकोजन फर्स्ट आया, सेकंड अनिल आया, एलेनीन। तो देखो एनिलीन में क्या है आपका CH3, ग्लाइसिन में क्या है H है, जो NCERT में डायग्राम में सिर्फ वही याद रखना है। लास्ट में उन्होंने सीरीन बना दिया। अब सीरीन में क्या कर रहे हो, एलेनीन को, अनिल को सिर्फ एक अल्कोहल पिला दो, OH लगा दो, तो एलेनीन में, अनिल में एक क्या करो आप, सिर्फ OH लगा दो, तो H हटा दोगे, OH लगा दोगे, ये बन गया हमारा सीरीन। दिस इज योर सीरीन। आपको 3 ही करने हैं स्ट्रक्चर वाइज, बाकी तो उसका रॉ स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। क्या है वो स्पेशल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की, कि जो इसके 2 मेन रॉ स्ट्रक्चर में चीजें हैं ना, ये NH2 और ये COOH, ये आयोनाइजेबल है, ये क्या है, आयोनाइजेबल है, ये आयनिक फॉर्म में रह सकते हैं। तो हो सकता है आपका जो ये रॉ स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं, COO NH3 H एंड R, ये अमीनो एसिड है, रॉ स्ट्रक्चर है। हो सकता है यहाँ पे H हट जाए तो ये नेगेटिव चार्ज में आ जाए, तो अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है, ठीक है। हो सकता है ये ना हटे, हो सकता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाए NH4+, तो ये भी आयनाइजेबल हो गया, अब आपका 4 स्टेट में है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है दोनों एक साथ ही हो जाता है, ये यहाँ से H हट, यानी ये माइनस पे आ गया और ये हमारे प्लस पर आ गया। तो इस स्टेट पे समझ रहे हो मेरी बात, एक अमीनो एसिड है, उसके दोनों जो कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप है दे आर आयनाइजेबल। हो सकता है NH4+ हो जाए, सॉरी NH3+ हो जाए, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा, वो हमारा हो सकता है COOH। तो हमने कहा, चलो मैं फिर से बताती हूँ, आप देखो बेटा, जो अमीनो एसिड है ना उसके 2 मेन थे, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कभी कभार किसी अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है ना, यानी जो ये आपका CNH3 है, NH2 है सॉरी, और ये आपका COOH है, और ये आपका H है, मैंने यहाँ पे भी CH2, तो हाँ TH2 लिखा है, ठीक है, हाँ, और ये आपका R है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता है, तो 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव स्टेट में हो जाता है। कई बार इसका एक हाइड्रोजन हट जाता है तो ये नेगेटिव स्टेट में हो जाता है। तो हो सकता है इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ देखो, और इट कैन हैव नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ देखो। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेट है जब दोनों आपके आयनिक फॉर्म में यानी आयनाइजेबल स्टेट में आ जाते हैं। ये देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेट इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ज़्विटर आयन। When both positive and negative charges are present on same amino acid, this is called Zwitter ion. मैम ऐसा क्यों करता है अमीनो एसिड? कभी चार्ज छोड़ दिया, कभी चार्ज ले लिया, कभी दोनों ही चार्ज ले लिया। तो बेटा ये जो ज़्विटर आयन है, ये है तो आयन विथ न्यूट्रल चार्ज, यानी आयन का या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या आयन का नेगेटिव चार्ज होता है। ज़्विटर आयन क्योंकि दोनों ही चार्ज है तो ये वैसे तो न्यूट्रल है बट इट इज इन आयनिक फॉर्म। लेकिन अभी जो मैम क्वेश्चन पूछ रही थी, मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ये कभी चार्ज ले रहा है और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपके बेटा मीडियम के पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होना, यानी पीएच जब आपका चेंज होता है ना, उसके बेसिस पे ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूं आयोनाइजेबल अभी कोई एनसीईआरटी नहीं उठाएगा, चुपचाप मेरी बात सुनोगे। आयोनाइजेबल स्टेट ऑफ NH3 and COO minus depends upon pH, डिफरेंट pH पे अलग होगा,
ठीक है, जैसे हमारे ब्लड का पीएच तो फिक्स है 7.4, तो हमारे ब्लड के पीएच पे जो एसिडिक अमीनो एसिड है, यानी ग्लूड लिख ही देती हूँ ना, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये जो एसिडिक अमीनो एसिड है ये नेगेटिव चार्ज में रहते हैं, और हमारे ब्लड के पीएच पे जो बेसिक अमीनो एसिड है ये पॉजिटिव चार्ज में रहते हैं। तभी तो जो हमारा बेसिक प्रोटीन है विच इज बेसिक अमीनो एसिड है विच इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, हमारे पीएच पे बेटा लाइसिन और आर्जिनिन मैम ने क्या बताया, क्या चार्ज कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज कर लेगा, और हमारे ब्लड के पीएच पे एसिडिक अमीनो एसिड क्या चार्ज कर लेगा, नेगेटिव चार्ज कर लेगा। बिकॉज हमारे ब्लड के पीएच पे लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज कर लेता है, तभी तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसको रैप कर लेता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। सो डिपेंड करता है आपके पीएच पे। तो अगर हम निकाल दे 6.8 to 7 पे ना, हमारा जो लाइसिन आर्जिनिन है वो न्यूट्रल, वो चार्ज नहीं रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी पीएच पर डिपेंड करती है। अमीनो एसिड के बारे में एक और चीज़ पढ़नी है, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लिपिड आ गया, लेकिन मैम आपको ये बताएंगी। अब एनसीईआरटी पता है उन्होंने क्या गड़बड़ी करी है इस चैप्टर में एंड इवोल्यूशन में बहुत गड़बड़ी कर रखी है यार उन्होंने। अब इस चैप्टर में क्या गड़बड़ी की है, पहले अमीनो एसिड बता दिया, फिर अचानक से लिपिड बता दिया। अब लिपिड तो पॉलीमर है, फिर अचानक से बाद में जाके थोड़ा सा प्रोटीन बता दिया, फिर पॉलीसेकेराइड ले आए हैं एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बता दिया। बिल्कुल खराब ऑर्डर है। तो ऑफलाइन में तो मैं एकदम सारा प्रोटीन एक साथ करा देती थी, सारा पॉलीसेकेराइड, बट नाउ मैंने देखा है ऑनलाइन में स्टूडेंट वांट्स टू गो बाय एनसीईआरटी का सीक्वेंस, तो हम सीक्वेंस में ही इसको कर रहे हैं विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो भी समझ आया, अमीनो एसिड तो हमने फिनिश कर दिया है, लेकिन आगे जाके उन्होंने अमीनो एसिड में प्रोटीन वाले पार्ट में एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बताया है। तो मैम वहां का अमीनो एसिड के 2 टाइप यहाँ ले आके अमीनो एसिड को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं अमीनो एसिड के 2 टाइप और होते हैं। इट कैन बी एसेंशियल अमीनो एसिड, इट कैन बी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या डिफरेंस है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में? एसेंशियल जो आपको जरूरत है जिस अमीनो एसिड की, नॉन एसेंशियल जिसकी जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सी बात है। अब जो चीज आपके पास है ऑलरेडी है, क्या वो चाहोगे एसेंशियल है आपके लिए? नहीं। जो चीज मिल गई वो तो फिर खाक बराबर है, मिल जाए तो हूर भी खाक बराबर है, ना मिल जाए तो चांद बराबर है। पता नहीं क्यों गंदा सा बोला, बट तो जो चीज अगर आपकी बॉडी जो अमीनो एसिड खुद बना रही है तो फिर आपको उसकी नीड नहीं है, वो क्यों लोगे आप? डाइट से। लेकिन जो अमीनो एसिड आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है वो आपको लेना पड़ेगा आपके डाइट से। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड आवर बॉडी मेक्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आवर बॉडी डजंट मेक, या फिर सिंपल लिख देती हूँ, मेक नहीं करती हमारी बॉडी। तो ये हमें डाइट से नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम डाइट, नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम डाइट, हमें डाइट से नहीं चाहिए, लेकिन ये हमें चाहिए रिक्वायर्ड। ओह उल्टा कर दिया इसको, सॉरी बेटा, सॉरी, एसेंशियल ऐसे, दिस इज योर नॉन एसेंशियल, क्या कर दिया मैंने गलती से, एंड दिस इज योर एसेंशियल। ठीक है, फिर से देख लो बेटा एक बार, क्यों गलती हो गई थी। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बना रही है, आवर बॉडी मेक्स, एसेंशियल हमारी बॉडी नहीं बना रही है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी बना रही है वही तो हमें नहीं चाहिए, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स व्हिच आर बॉडी is already making, therefore we do not need it from our dietary source। तो नॉन एसेंशियल आपको नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि बॉडी खुद बना रही है। एसेंशियल आपकी बॉडी नहीं बना रही है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक पोम याद कर सकते हो, वेली लूसी is meeting लायर तृप्ति for 3-phenyl, ठीक है,
अब ये एग्जाम्पल तो मैम एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में नहीं दिए, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये तरीका है एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो हमें बाहर से चाहिए। तो ठीक है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में नहीं है, लेकिन बॉटनी के बहुत सारे चैप्टर में बात करते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत बात की हुई है। तो ये आपकी मर्जी है, कर सकते हो। ऑप्शन आएगा ना, तो वी इज फॉर वैलिन। एक लड़की है वेली लूसी, वो जा रही है, मिल रही है झूठी तृप्ति से। वेली लूसी इज मीटिंग लायर तृप्ति फॉर 3 फिनाइल। उसको 3 फिनाइल की गोली चाहिए, उसके घर में कीड़े आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा वेली लूसी इज मीटिंग लायर तृप्ति फॉर 3 फिनाइल। वेली फॉर वैलिन, लूसी फॉर लूसीन, इज फॉर आइसोल्यूसिन, मीटिंग फॉर मिथियोनिन, लायर फॉर लाइसिन, तृप्ति फॉर ट्रिप्टोफैन। एफ से कोई अमीनो एसिड होता नहीं, पोम के लिए था। 3 फॉर थ्रियोनिन एंड फिनाइल फॉर फिनाइल एलनीन। ठीक है, अब देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऑप्शन में आएगा ना, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये? एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो हमने बोला वेली आएगा, जैसे ही आपका आएगा ना, कौन इसमें से नहीं है, पोएम याद करना। एक वेली लूसी थी, वो मिल रही थी लायर तृप्ति से 3 फिनाइल के लिए। हिंदी में भी याद रख सकते हो, वेली लूसी इज मीटिंग लायर तृप्ति फॉर 3 फिनाइल। वेली फॉर वैलिन मैच कर लेना, लूसी फॉर लूसीन, आइसो से आइसोल्यूसिन, इज और आई से कोई होता भी नहीं है, मीटिंग से मिथियोनिन, लायर से लाइसिन, तृप्ति से ट्रिप्टोफैन, एफ से कोई अमीनो एसिड होता नहीं, ऑप्शन ही नहीं आएगा। 3 से थ्रियोनिन, फिनाइल से फिनाइल एलेनिन। यानी इसके अलावा जो भी अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी बना लेती है। ठीक है, क्लियर है? यस, वी आर डन। अब हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। प्रोटीन तो बाद में आएगा, अब हम पढ़ेंगे लिपिड के। सबसे पहले बेटा यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। मैम ने चैप्टर एक बार रिवाइज कर दे। मैम ने चैप्टर स्टार्ट किया था, लिविंग नॉन लिविंग को कंपेयर किया, फिर हम लिविंग पे आ गए, फिर लिविंग पे हमने घोल वोल बना के 2 फ्रैक्शन बना दिए, एसिड सॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल। एसिड सॉल्यूबल पूल में मोनोमर्स आए, छोटी छोटी चीज़ें आई। ठीक है, एसिड इनसॉल्यूबल में बड़ी बड़ी चीज़ें आई। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें आई वो 4 थी। कौन कौन सी थी? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। और जिनसे ये सारी बड़ी चीजें बनी वो सारी छोटी इस एसिड सॉल्यूबल में आई। फिर हमने कहा एसिड जो हमारा इनसॉल्यूबल पूल था वो ऑर्गेनल का कंटेंट था, और जो बड़ी बड़ी चीजें साइटोप्लाज्म में है वो भी इधर आई थी, लेकिन मेनली ऑर्गेनल का कंटेंट है। लेकिन जो एसिड सॉल्यूबल पूल था वो साइटोप्लाज्म का कंटेंट था। ठीक है, फिर हमने बोला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख लेते हैं किसमें कार्बन वाला है। तो हमने कहा जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक यानी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी बायोमॉलिक्यूल है। लेकिन जो एसिड सॉल्यूबल पूल है उसमें आपका ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक तो हमने देख लिया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच डोंट हैव कार्बन इन देम। फिर हमने वो देखा, ऐश बना के हमने उसको एनालाइज किया था। लेकिन ऑर्गेनिक क्या है इसमें? तो ऑर्गेनिक हमने कहा वही मोनोमर्स जिससे हमारे पॉलीमर्स यानी इधर वाले बड़े मॉलिक्यूल्स बने हैं। तो हमने एक एक करके ना पहले मोनोमर्स पढ़ने वाले थे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी ने पहले प्रोटीन का मोनोमर यानी अमीनो एसिड की पूरी बात की है। अब वो आ रहे हैं लिपिड के मोनोमर पे। लिपिड तो इधर था, लिपिड का मोनोमर क्या है? तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है ना, लिपिड दोनों के बीच की चीज है, वो हम आगे देखेंगे, मैं बार बार कह रही हूं। तो लिपिड खुद तो क्या है? एक पॉलीमर है। लिपिड क्या है हमारा? एक पॉलीमर है। पहले तो हम ये हटाऊंगी मैं इस बात को अभी, यानी चलो हटाई देती हूँ पहले। लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज बड़ा है ही नहीं। लिपिड बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज बड़ा है ही नहीं। अभी मैंने कहा जो भी चीजें हमारी इधर आई थी ना, जो भी चीजें बेटा हमारे यहाँ पर आई थी, ये चारों, ये साइज में बड़ी थी। ठीक है, बाद में साइज बताऊंगी 800 डाल्टन तक, 18 टू बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रही हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी ऑल्दो। तो अब हम कह रहे हैं जो इसमें आया ना ये सब लार्ज मॉलिक्यूल है। तो हमने बोला यस ये तीनों तो लार्ज है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, ये तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। लेकिन लिपिड इतना बड़ा है नहीं।
लिपिड तो छोटा है, लिपिड को तो इधर जाना चाहिए था क्योंकि लिपिड छोटा मॉलिक्यूल है। समझो मेरी बात, लिपिड छोटा मॉलिक्यूल है तो लिपिड को इधर जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश लिपिड इधर आ गया, यानी वो मोनोमर के ही साइज का है, तो हमें आइडियली लिपिड को इधर रखना चाहिए था और फिर लिपिड को पढ़ना चाहिए था, क्योंकि लिपिड क्या है बेटा, छोटा मॉलिक्यूल है, वो इधर आने के लायक नहीं था। ऑर्गेनिक तो है लेकिन इधर भी तो ऑर्गेनिक है, तो मोनोमर वाले साइज का ही था हमारा लिपिड, वो फिर भी इस कंपोनेंट में हमारा आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ, और क्योंकि बेटा वो आना चाहिए था इसमें और इसमें गया, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने पहले प्रोटीन का मोनोमर पढ़ा दिया है विच इज अमीनो एसिड, फिर वो सीधा चले गए हैं हमारे लिपिड पे। तो पहले मैं लिख दूं कि लिपिड एक पॉलीमर तो है, मोनोमर तो नहीं है तो पॉलीमर, बट इसका साइज मोनोमर जितना होता है। तो अगर साइज मोनोमर जितना है तो फिर तो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे आना चाहिए। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज पॉलीमर, इट इज पॉलीमर but its size is as small as monomer, इसका साइज as small as monomer होता है, तो इसीलिए हम इसको मोनोमरिक फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों चला गया मैम, क्यों वो ऊपर रह गया, नीचे नहीं जा पाया जब छोटा मॉलिक्यूल है? तो बच्चा, जो आपका फैट है, क्या ये वाटर सॉल्युबल है? लिपिड इज फैट। अब देखेंगे डिफरेंस है, लिपिड और फैट इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, डिफरेंस है, बट लिपिड फैट अभी फॉर नाउ, क्या आपका बेटा फैट यानी लिपिड वाटर सॉल्युबल है? नहीं है, नहीं है ना। अब एसिड तो वाटर सॉल्युबल है, तो जो चीज आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो तो एसिड में भी सॉल्युबल नहीं होगी, तो लिपिड आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं था। ठीक है, अब सेल चैप्टर याद करो, हर एक लिपिड का एक होता है हाइड्रोफोबिक आर्म, या फिर हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर आर्म, और एक होता है उसका हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर एंड। समझ आ रही है बेटा आपको बात? हर एक फैट का एक एंड होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है और एक एंड होता है जो वाटर से अट्रैक्टिंग होता है। तो पोलर यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग एंड नॉन पोलर यानी कि वाटर रिपेलिंग। तो क्योंकि ओवरऑल जो लिपिड है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जब हम उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में करते हैं ना ऐसे, तो वो डर जाता है, वो पानी एसिड आया एसिड आया एसिड आया, तो वो ऐसे ज्वाइन हो जाता है, सारे के सारे ऐसे हो जाते हैं, पोलर एंड बाहर की तरफ, नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ, ऐसे गोल बना लेते हैं। तो ये गोल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बेटा एक लिपिड है, दिस कहाँ गया, हाँ, दिस इज वन लिपिड, दिस इज वन लिपिड, दिस इज वन लिपिड, दिस इज वन लिपिड। तो ये एक एक लिपिड जो है तो कितने छोटे हैं, देखो, छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा, लेकिन जब हम उस पर एसिड डाल देते हैं ना, तो वो सारे के सारे डर के अपने एसिड सॉल्युबल एंड को बाहर यानी पोलर एंड को बाहर और नॉन पोलर एंड को अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा एक वेसिकल बन जाता है, गोल सी चीज बन जाती है ऐसे। ये देखो, ये एक गोल सी चीज बन गई। अब ये सारे मिलके गोल सी चीज बन गई, अब ये फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता है। दैट इज वाई लिपिड इज नॉट वर्दी टू कम इन योर एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसका साइज के हिसाब से उसको एसिड सॉल्युबल पूल में जाना था, बट बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर एंड बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबिलिटी इन योर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इट फॉर्म्स वेसिकल, जो कि वेसिकल फिर एज अ ऑल ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आपको ये बात? इसीलिए हम एनसीईआरटी में अमीनो एसिड के बाद सीधा क्या पढ़ रहे हैं, लिपिड पढ़ रहे हैं, जबकि ये मोनोमर नहीं है, इट इज नॉट अ मोनोमर। क्लियर हो गई? ओके, नाउ अब आगे चलते हैं। लिपिड कैसा, फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर है। अब लिपिड के टाइप्स पढ़ लेते हैं। लिपिड हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी फैटी एसिड, इट कैन बी ग्लिसरॉल,
It can be fat and oil. It can be fat and oil. यानी कि all fats, यानी कि लिपिड और फैट वर्ड को आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं करोगे. All fats are lipid, but all lipids are not fat. लिपिड का एक टाइप है फैट एंड ऑयल. लिपिड के तो 3 टाइप है और पहले तो बहुत सारे और टाइप्स होते हैं, बट अभी हम कह रहे हैं लिपिड के हमारे 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो एक सेकेंड, माइक चला गया है. मैम एक्चुअली वॉशरूम चली गई थी. वीडियो को पॉज करके मैम इज़ बैक नाउ. ओके, तो बेटा जिसको स्लो लग रहा है ना ड्रॉपर वालों को 2x पे देखो. मैं 11th के हिसाब से करा रही हूँ ना, ताकि बेस से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं. ठीक है, और एनसीईआरटी को आप रीड करोगे ऑर्डर में तो आपको समझ आएगा. इसीलिए मैम आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हैं कि अमीनो एसिड के बाद मोनोमर है ना अमीनो एसिड, अचानक से उन्होंने लिपिड क्यों हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट किया. समझ आ गया है, क्योंकि साइज इसका मोनोमर जितना ही है. साइज मोनोमर जितना है, इसको चले जाना चाहिए था, इसने वेसिकल्स बना लिया तो ये नहीं जा पाया. तो साइज के बेसिस पे हम इसको अमीनो एसिड के नेक्स्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्लियर है नाउ. लेकिन है ये अलग. नाउ नॉन पोलर है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है. 3 टाइप के लिपिड्स हो सकते हैं. लिपिड कैन बी फैटी एसिड, लिपिड कैन बी ग्लिसरॉल, लिपिड कैन बी फैट. तो एक एक करके सारे देखेंगे. व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड का मतलब है बेटा RCOOH. फैटी एसिड का यहाँ लिख दूं क्या? नंबर फर्स्ट हम कह रहे हैं फैटी एसिड. पहले किसकी बात कर रहे हैं? फैटी एसिड की. तो फैटी एसिड का फॉर्मूला है RCOOH. अब R वेरी करेगा. नो सिंपलेस्ट R आपका होगा मिथाइल. सिंपलेस्ट R क्या होगा आपका? मिथाइल. तो हम कहेंगे R वेरी करेगा. तो R में कार्बन, हाइड्रोकार्बन होगा. ठीक है, अल्काइल ग्रुप होगा. तो कार्बन का नंबर R में 1 से 19 तक वेरी करेगा. ये तो एसिडिक ग्रुप है. ठीक है, तो हम कहेंगे R एल्काइल ग्रुप है. R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है जिसमें कि कार्बन का नंबर वेरी करेगा 1 to 19 के बीच में. एल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर वेरी करेगा 1 to 19 के बीच में. तो अगर हम ओवरऑल फैटी एसिड देख रहे हैं तो कार्बन का नंबर वेरी करेगा 2 to 20 में. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कार्बन नंबर इन फैटी एसिड Fa varies from 2 to 20, क्योंकि R में 1 to 19 है, एक यहाँ पे भी प्रेजेंट है. समझ आ गई आपको बात? ओके. अब RCOH में जो मैम ने बनाया था, ये यही तो स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज लाइक दिस स्ट्रक्चर. ये जो मैम ने अभी बहुत सारे बनाए थे, तो ये एक वो स्ट्रक्चर है. तो ये वाला एंड जो है हम कह रहे हैं क्या है? पोलर एंड है. और ये वाला क्या है? नॉन पोलर एंड है. तभी तो हमने, मैम ने कैसे बना दिया था? मैम ने ऐसे बना दिया था कि ऐसे जुड़ गए थे सारे. नॉन पोलर जो कि वाटर रिपेलिंग है उसको अंदर कर लिया था और ये गोल वेसिकल बन गया था. ठीक है, तो जो पोलर है उसमें से कौन सा होगा यार? एसिड वाला. एसिड सॉल्युबल जो होगा वो पोलर है. ये रहा एसिड. तो हम कह सकते हैं दिस पोलर एंड क्या है? COOH. नॉन पोलर एंड क्या है? R वाला, यानी ये एंड. ठीक है, तो अंदर की तरफ सबका क्या रहेगा? R. बाहर की तरह COOH. लेकिन एक मॉलिक्यूल भी क्या है? ये लिपिड है. ठीक है, विच इज योर फैटी एसिड. समझ आ गई? यस मैम. अब सिंपलेस्ट जो फैटी एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फैटी एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH. अल्काइल ग्रुप में एक, टोटल में 2 कार्बन. और इसे हम बोलते हैं, यार रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी मैंने वॉशरूम से आने. हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, ये आप पढ़ते हो अपने केमिस्ट्री में भी. और मैक्सिमम वाला देख लेते हैं. मैक्सिमम वाला जो होता है दैट इज 20. मैक्सिमम विल बी 20. और अगर अल्काइल ग्रुप को देखें तो 19. तो सबसे छोटा वाला भी ए से है, छोटू नाम है, एसिटिक एसिड. सबसे बड़ा वाला जो है वो सबसे बड़ा नाम होगा, वो भी ए से ही होगा. और सबसे बड़ा नाम अराकिडोनिक एसिड. ऑप्शन आएगा ना यार. तो सबसे छोटा यानी 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, सबसे बड़ा यानी 20 कार्बन वाला अराकिडोनिक एसिड. लार्जेस्ट लिख दूं? लार्जेस्ट में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, सॉरी 20 कार्बन. कितना कार्बन है लार्जेस्ट में? 20 कार्बन. याद करते हुए चलोगे. और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे
arachidonic acid. It will be called as arachidonic acid. तो 2 वाला एसिटिक एसिड, 20 वाला arachidonic एसिड। अब एक 16 वाला करना है। 16 साल की एक लड़की है जिसका नाम पल्लवी है। 16 साल की एक लड़की है, 16 कार्बन वाला करते हैं। 16 कार्बन वाला एसिड जो होगा दैट इज पैल्मिटिक एसिड। पल्लवी नाम है उसका, पैल्मिटिक या पोलोमी नाम है, पैल्मिटिक एसिड। 2 कार्बन एसिटिक एसिड, 20 कार्बन अराकिडोनिक एसिड। 16 साल की लड़की पल्लवी, PAL, पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड इज 16 कार्बन। यही अगर आपसे पूछते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप ऑफ पैल्मिटिक एसिड, तो 15, इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड तो 1, इन एल्काइल ग्रुप ऑफ अराकिडोनिक एसिड देन वी विल से इट इज योर 19। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएं यार। तो अगर एसिटिक एसिड है तो सिंपल है ना, CH3COOH। अगर पैल्मिटिक एसिड, अगर आपका अराकिडोनिक एसिड है तो COOH तो यही रहेगा। ठीक है, CH3 बाहर वाला भी सेम रहेगा, बीच में बहुत सारे CH2 आ जाएंगे। टोटल कितने होने, 20 होने। ठीक है, तो 1 2 तो हो गए, अब हमारे कितने बचे, 18। इसको आप कर दो 18। ये अगर पैल्मिटिक एसिड होता तो 16 करने हैं हमें टोटल। ठीक है, तो 1 2 तो ये हो गया, तो बचे 14, तो यहाँ क्या कर दोगे, 14 कर दोगे, तो पैल्मिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप बना सकते हो। ये हमने फैटी एसिड पढ़ा है, अभी फिनिश नहीं हुआ। अब फैटी एसिड आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। फैटी एसिड हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड and unsaturated। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्या डिफरेंस है? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी याद करना है, मैं करवाऊंगी आपको। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जिसके R ग्रुप में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जो सैचुरेटेड है, अब आप उसके बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सकते हो ना। अगर आपके बेटा 2 बॉन्ड है, अगर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है ना अल्काइल ग्रुप में, तो आप एक बॉन्ड तोड़ के यहाँ कोई नई चीज लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके एक ही बॉन्ड है तो आप तोड़ोगे तो पूरा ग्रुप टूट जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं एडिशन इसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है नो डबल बॉन्ड इन योर R ग्रुप। तो इसमें मैं लिख दूं नो डबल बॉन्ड इन R ग्रुप। इस चैप्टर के नोट्स में साइड बाय साइड बनवा रही हूं, आप लिखते लिखते याद करोगे। इसमें क्या करेंगे, नो डबल बॉन्ड, वरना सो जाओगे इसमें। नो डबल बॉन्ड अगर लिखोगे नहीं तो सुनते रहोगे, तो नो डबल बॉन्ड इन R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन R ग्रुप। 1 और मोर डबल बॉन्ड, 1 और मोर डबल बॉन्ड, एक या ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट। कौन सा बेटर है मैम? तो घर में हमारे लिए हेल्दी क्या है? ऑलिव ऑयल हेल्दी है, हमारे लिए सरसों का तेल हेल्दी है, ठीक है, हमारे लिए तिल का तेल हेल्दी है। तो कभी भी ये जो ऑलिव ऑयल है या आपके सरसों का तेल है, इनके पीछे देखना, इनके पीछे लिखा, जैसे ऑलिव ऑयल के पीछे लिखा होता है पूफा। ऑलिव ऑयल के पीछे क्या लिखा होता है? पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर किसी फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड है, उसके R ग्रुप में एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक भी आ गया तो अनसैचुरेटेड है। तो एक अगर होता है तो हम कहते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 2 है तो डूफा, डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देन टूफा, ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और फिर फूफा नहीं बोल देना, फूफा तो रिलेशन है, देन हम बोल देते हैं उसके बाद सीधा उसको पूफा। पूफा मतलब फूफा नहीं, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड। 3 के बाद हम बोल देते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, नहीं तो F से हो जाएगा फूफा। ठीक है, तो क्योंकि टेट्रा तो कर नहीं सकते हो, तो ट्राई अनसैचुरेटेड कर दिया तो F से फूफा हो जाता। तो हमने बोला कि अब मैम की ये बात याद रखना कि ऑलिव ऑयल के पीछे लिखा होता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी अनसैचुरेटेड वाला जो है वो बेटर हमारे हेल्थ के लिए होता है। और एक और चीज़ बता दूं, चलो वो ऑलिव ऑयल और घी में बताऊंगी। इतनी बात समझ आ गई? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, लिपिड का एक टाइप है विच इज़ योर फैटी एसिड। लिपिड इज नॉन पोलर,
हमने लिपिड का एक टाइप पढ़ा फैटी एसिड जिसका स्ट्रक्चर है RCOOH, और मैंने बता दिया पोलर वोलर क्या है, कितने इसके टाइप है, एंड इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, ग्लिसरॉल। सेकेंड इज ग्लिसरॉल। सेकेंड क्या पढ़ रहे हैं, ग्लिसरॉल। डब्बे बना दूंगी आपको भेजने, लो बना ही देती हूँ, सीधा भेज ही दूंगी। इसके नोट्स बेटा बनाओगे आप, वैसे तो ये भेजूंगी मैं, लेकिन आप साइड बाय साइड बनाओगे, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में वरना सो जाओगे। फैटी एसिड हमने पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर सबको पता है, यस मैम, प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो हमें पता है। क्या है प्रोपेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3। ये क्या है हमारा बच्चा, दिस इज आर प्रोपेन, प्रोपेन है। अब प्रोपेन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, तो तीनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे तो सबके एक एक H को कम कर दोगे, तो सबके H को हटा देती हूँ मैं और सबको एक एक कम H दे देती हूँ, तो क्या हो गया CH2 CH CH2 और सबके आगे लगा दिया मैंने OH OH OH। सो क्या है आपका ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये भी छोटू सा मॉलिक्यूल है, ये भी छोटू सा मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हमने एसिड में डाला तो ये भी आपस में क्या हो गया, चिपक गया। अब अल्कोहल तो सॉल्यूबल होगा, और अल्कोहल को पानी में नहीं मिलाते हो, नीट थोड़ी पीते हो, अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, तो अल्कोहल वाला एंड सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल है, तो ये बाहर चला गया, अगेन ये R है, R अंदर आ गया। और अकेला अगर ये रहता ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट बहुत सारे ऐसे साथ में जुड़ गए जिसकी वजह से ये ऊपर रह गया, और हम इसको पढ़ रहे हैं मोनोमर के साथ क्योंकि एक एक इंडिविजुअल का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, क्लियर है। देन थर्ड क्या है मैम, थर्ड है हमारा फैट एंड ऑयल। थर्ड क्या है बच्चा, थर्ड इज फैट एंड ऑयल। तो सी क्या लिख दे हम, ये मैंने डायग्राम यहाँ क्यों रख दिया, फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। अब क्या होता है कभी कभी, अब क्या होता है कभी कभी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एक साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, यही होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमने कहा अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ेगा, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ेगा, तो मैं लिख देती हूँ ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। तो तीनों के अलग अलग नाम बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। जब ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जुड़ता है तो उसे हम ग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल से जब फैटी एसिड जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड बोलते हैं। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ग्लिसराइड, फैट एंड ऑयल आए ग्लिसराइड विच इज इक्वल्स टू glycerol plus fatty acid. What are fat and oils बेटा? Fat and oils are glyceride. ग्लिसराइड का मतलब है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज ग्लिसराइड। तो अगर एक ग्लिसरॉल से एक ही फैटी एसिड जुड़ा तो हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसराइड। अगर 2 जुड़ेगा तो हम बोलेंगे डाईग्लिसराइड, अगर 3 जुड़ेगा तो हम बोलेंगे ट्राईग्लिसराइड। और इन तीनों में से कोई, इन्हीं तीनों को मिला के हम बोलते हैं फैट एंड ऑयल। इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फैट एंड ऑयल। यानी फैट एंड ऑयल कैन बी मोनोग्लिसराइड, फैट एंड ऑयल कैन बी डाईग्लिसराइड, फैट एंड ऑयल कैन बी ट्राईग्लिसराइड। इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। समझ आ गई है आपको बात। What are fat and oil? Fat and oils are glyceride. Glyceride is equals to fatty acid plus glycerol. अब ग्लिसरॉल के पास 3 पॉइंट है ज्वाइन करने का। फैटी एसिड इससे भी जोड़ सकता है, इस कार्बन से भी जोड़ सकता है, इस कार्बन से भी जोड़ सकता है। 3 पॉइंट है इसके पास। ठीक है, एक एक और एच हटा दो और जोड़ दो फैटी एसिड। ठीक है, तो अगर एक ही जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, दूसरा जुड़ेगा तो डाईग्लिसराइड और तीनों जुड़ेगा तो ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, क्लियर है। और इस बेसिस पर होता है हमारा फैट एंड ऑयल। अब बताने को तो इसमें बहुत सारा और भी डिफरेंस होता है बेटा, फैट एंड ऑयल में, आई एम टेलिंग यू। और मेरी बेटा एक छोटी सी बात मान लो, आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इट्स योर चॉइस बेटा।
आपको जहाँ से टीचर को बच्चे को अच्छा लगता है वहीं से पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात मानना, और किसी भी अच्छी फैकल्टी को देखोगे, सुनोगे, जिसके बारे में आप जानते हो, वो आपको एक ही बात बोलेगी, बायो में आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, इस टाइम बेटा आपने अगर बहुत नॉलेज ले ली कि हमने ये भी पढ़ लिया, हमें कोचिंग में ये भी पढ़ा दिया, हमने पूरा पैकेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और सिलेक्शन अगर नहीं होता है, तो जब आप किसी को, अगर आप सही चीज़ भी, अगर आप डॉक्टर नहीं बने और आपने 3-4 साल ये एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लिया और आपका गॉड फॉरबिड अगर आपका इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाओगे ना, आप किसी को ज्ञान दोगे ना, कोई आपको सुनेगा नहीं। यू हैव टू बी एट सर्टेन लेवल कि आप, कोई आपकी बात सुनेगा। तो उस सर्टेन लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। कितना भी कोई टीचर आपको कुछ भी पढ़ा ले, बायो की बात कर रही हूँ, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा ले, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा ले, यू हैव टू नॉट लर्न दैट। आपकी पूरी एनसीईआरटी ही आनी है बायो में। तो मन मेरा बार बार बहुत करता है कि मैं आपको बता दूं कि फैट एंड ऑयल में और क्या डिफरेंस है, बट हम यहाँ पे रुकेंगे। बस एक डिफरेंस एनसीईआरटी में आपकी बात की है कि फैट जो है वो आपका सॉलिड हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। जैसे घी एक आपका फैट है, ऑयल जो है वो आपका लिक्विड ही रहता है विंटर में भी, ठीक है। तो फैट एंड ऑयल हमें समझ आ गया, फैट एंड ऑयल आर, ये हमारे क्या है, फैट एंड ऑयल है। और इसके बाद मैम लिख देंगी, अरे यार, इसके बाद मैम यहाँ लिख देंगी फैट, ब्रैकेट में कर दूं घी इज फैट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, घी बेटा आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है ना, ठंड में आपके रूम टेम्परेचर पे घी सॉलिड रहता है। लेकिन ठंड में रूम टेम्परेचर पे आपका ऑयल थोड़ी जम जाता है, ऑयल तो लिक्विड ही रहता है, यानी वो मेल्टेड ही रहता है, ठीक है। तो घी हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर RT। और जो ऑयल है लिक्विड है वो, और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम इस पे आएंगे, ये मैम ने जगह नहीं छोड़ी है तो नेक्स्ट पेज में हम बना लेंगे। अब ये तो बेटा हमने सिंपल लिपिड पढ़ा है, जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, सिंपल लिपिड था। सिंपल लिपिड में 3 पढ़े हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, दोनों को जोड़ दो, फैट एंड ऑयल आ जाएगा। तो फैट एंड ऑयल दोनों ही ग्लिसराइड्स हैं, बस जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हमारा फैट है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो हमारा ऑयल है। These were simple lipid. Now we are talking about compound conjugated lipid. अब तक सिंपल लिपिड पढ़ रहे थे, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, लिपिड अगर किसी चीज से जुड़ गया साथ में तो अब वो कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड बन गया। अगर ग्लिसरॉल से जुड़ गया, ग्लाइकोलिपिड है ना। अगर फॉस्फेट से जुड़ गया या फॉस्फोरस के किसी कंपाउंड से जुड़ गया, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड से जुड़ गया, फॉस्फोलिपिड। तो एनसीईआरटी सबसे पहले बात कर रही है फॉस्फोलिपिड की। लिपिड प्लस फॉस्फेट, सिर्फ फॉस्फेट नहीं, और फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, फॉस्फेट या फिर फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड is equals to phospholipid, ठीक है, क्लियर है। लिपिड प्लस फॉस्फेट या फिर फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड इज इक्वल्स टू फॉस्फोलिपिड। अब सुनो मेरी बात, ये कहाँ मिलेगा हमें, फॉस्फोराइलेटेड यानी फॉस्फोलिपिड क्या मिलेगा, तो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल याद करो। हमारा जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से बनता है, उसमें भी तो ऐसा होता है, हाइड्रोफिलिक बाहर हाइड्रोफोबिक अंदर, हाइड्रोफिलिक बाहर हाइड्रोफोबिक अंदर, ऐसे होता है ना। और ये जो लिपिड है ये फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, लिखा है एनसीईआरटी में, फॉस्फोराइलेटेड लिपिड बाई लेयर। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो कैसा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। इसका एग्जाम्पल है, उसका नाम क्या है, लेसिथिन। तो यहाँ लिख दूं एग्जाम्पल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और उसका नाम क्या है उस फॉस्फोलिपिड का, लेसिथीन।
उसका नाम क्या है? लेसीथीन। उसका नाम क्या है? लेसीथीन। ठीक है, क्लियर है, उसका नाम है लेसीथीन। नाउ क्या यही एक होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड या फिर कंपाउंड लिपिड जिसमें लिपिड के साथ कोई और चीज जुड़ जाती है, या और भी होते हैं मैम? तो मैंने कहा बेटा और होते, इससे भी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। जब लिपिड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोजन भी, प्रोटीन भी सब जुड़ जाते हैं, यानी वो और कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं और वो हमारे ब्रेन में होते हैं। तो यहां लिख दूं मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड, मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड, more complex lipids are found in cerebrocytes, cerebro मतलब brain, cerebrocytes and ganglioside, ganglion भी तो वही होता है ब्रेन का, न्यूरॉन का पार्ट क्लस्टर में। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब हमें बच्चों स्ट्रक्चर बनाना सीखना है ये वाला। इससे पहले मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, अभी तक तो आया नहीं था। ज्विटर आयन था और अमीनो एसिड था, अभी तो आया ही नहीं है। अमीनो एसिड हमने देख लिया। ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड है जिसमें H है, तो H ही याद रखना है, ग्लाइसिन। उसके बाद अनिल आ गया, ग्लाइसिन के बाद कौन आ गया? अनिल आ गया, यानी एलेनिन। एलेनिन में हमने क्या बोला? सिर्फ हमने नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप करा, यानी कि मिथाइल ग्रुप CH3। और अनिल को जैसे ही आपने अल्कोहल पिलाया, यानी अनिल में सिर्फ OH ग्रुप लगा दो, एक H को हटा के CH2OH, तो वो सीरीन फीलिंग हो गया। सीरीन यानी शांति, दिस इज योर सीरीन। ज्विटर आयन हमने देख लिया है। अब हमें तो मेन कॉम्प्लेक्स देखने हैं स्ट्रक्चर। हमें पैल्मिटिक एसिड बेटा मैंने आपको बता दिया, पैल्मिटिक एसिड बता दिया मैंने। कितने कार्बन थे पैल्मिटिक एसिड में? 16 कार्बन थे। तो CH3, CH214, COOH, अभी मैंने समझाया था आपको, COOH लिख दो, CH3 लिख दो, बीच में CH2 लिख दो। जितने टोटल करने हैं दोनों को जोड़ के बीच में माइनस कर दो। ठीक है, ग्लिसरॉल मैम ने आपको बता दिया। अब आपको आज आप देखना, now you will see how quickly you are going to know the structure, learn the structure of cholesterol and lecithin। तो कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर बताऊंगी, इसका और इसका स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, 3-4, जैसे मॉर्फिन का बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है, कैनेबिनॉइड का दिया है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल का दिया है। तो सारे ऑप्शंस आपके डाल देंगे और आपको बोलेंगे, उसी से मैच करवाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर है। तो बेसिक भी थोड़ा सा याद रखोगे ना तो चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम एक बार इसको पहले छोटा कर दूं, बहुत बड़ा लिख दिया, और फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, बस खत्म कर देंगे। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोटाइड आएगा, शुगर आएगा, वो सब थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। देखना छोटा कैसे कर दिया मैम ने, इसको कर दिया ना, देखा, कर दिया। अब मैम इसमें 2 डिवीजन मार देंगी और अब स्ट्रक्चर बताऊंगी। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा वैसे कर सकते थे। ओहो, देख रहे हैं? हाँ विनोद मैम गेम खेल रही हैं बोर्ड के साथ, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है। मैं जैसे चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा, अब हम पहले क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे पहले ऑयल, फैट एंड ऑयल, यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो पहले ग्लिसरॉल बना दे, पहले ग्लिसरॉल बना दे। व्हाट इज ग्लिसरॉल? CH2OH, CH2OH, ये क्या है बेटा? हमारा ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल में हमें 3 फैटी एसिड जोड़ना है। फैटी एसिड क्या होता है? RCOOH, तो एक आया RC≡OOH, ये पहला आया R1, दूसरा आया R2, NCERT में उधर लिखा है, उधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। दूसरा आया, ठीक है, RC≡OOH, तीसरा आया, आपको सही दिख रहा है या गंदा बना रही हूँ मैं? अच्छा रुक जाओ। तो हमने कहा RC≡OOH, फिर हम कह रहे हैं C≡OOH, C≡OOH, ये है R2, ये है R1, ये है R3।
अब बेटा आप इसको उधर भी बना सकते हो जैसे एनसीईआरटी में बनाए, बट इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक गोल्डन रूल याद रखो बायोमोलिक्यूल का, गोल्डन रूल, हमारी बॉडी में कभी भी बॉन्ड बनेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तभी बॉन्ड बनता है। ऑल बॉन्ड्स ऑफ आवर बॉडी आर एनहाइड्रस बॉन्ड। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर के नीट में आया था, मॉलिक्यूल दिया था, बोला था कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे, जितने बॉन्ड बनेंगे उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ऑल बॉन्ड्स ऑफ आवर बॉडी आर एनहाइड्रस बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स ऑफ आवर बॉडी आर एनहाइड्रस बॉन्ड। और बॉन्ड टूटेगा कैसे? जब पानी डाल दोगे, तभी तो डाइजेशन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर डालने पर ही बॉन्ड टूटेगा, एंजाइम हेल्प जरूर करेगा, वाटर डालने पे बॉन्ड टूटेगा। किए कराए पे पानी डाल दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, पानी डाल दिया, और पानी निकालोगे तो बॉन्ड आपका बन जाएगा, वाटर निकालोगे तो बॉन्ड हमारा बन जाएगा। तो अगर मुझे इस फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से जोड़ना है तो एक वाटर निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, H यहाँ से हटा दो, OH यहाँ से हटा दो, H2O निकल गया, यस निकल गया, ये बन गया बॉन्ड। क्या निकल गया बाहर? H2O बाहर निकल गया। सिमिलरली H यहाँ से हटा दो, OH यहाँ से हटा दो, इसको जोड़ दो, ये भी बन गया, वाटर मॉलिक्यूल एक और निकल गया। सिमिलरली OH यहाँ से हटा दो, H यहाँ से हटा दो, और अगेन बॉन्ड जोड़ दो, तो ये भी हमारा बन गया। तो अब क्या बन गया बेटा? ये ट्राइग्लिसराइड बन चुका है। समझ आ गई? वाटर मॉलिक्यूल निकालते चलो। पहले तो फैटी एसिड का फॉर्मूला लिखो, R C डबल बॉन्ड O OH, R2C डबल बॉन्ड OH, और ये बन गया आपका मॉल। अब ये अल्कोहल था ना यार, ग्लिसरॉल इज अल्कोहल, और ये क्या था? फैटी एसिड। अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। अल्कोहल और फैटी एसिड, किसी भी अल्कोहल और एसिड के बॉन्ड को 10th से पढ़ते आ रहे हो, क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। कैसा रिएक्शन हो रहा है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कितने एस्टर बॉन्ड हैं? तो हमने कहा टोटल 3 एस्टर बॉन्ड, 1 2 and 3, and the process is called, यानी ग्लिसरॉल esterifies with fatty acid to form ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड या फिर डाइग्लिसराइड। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम फॉस्फोलिपिड बनाएंगे यानी लेसिथीन बनाएंगे, एंड फिर हम कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स लिपिड यानी और कोलेस्ट्रॉल, डिराइव्ड लिपिड है वो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, या पहले कोलेस्ट्रॉल बनाना चाहोगे? चलो पहले कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको टाइम कितना हो गया है? हाँ, जल्दी खत्म कर दूंगी, 10 मिनट्स में ये टॉपिक खत्म होते ही खत्म कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के लिए ये कह रहे हैं, पानी पी ले मैम। अच्छा बेटा, पानी तो पी रही हूँ मैं। एक चीज़ और याद रखना, एनसीईआरटी जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगी वहाँ तक पढ़ ले, यानी लिपिड तक आपको पढ़ना है। जैसे ही आपका नाइट्रोजनस बेसिस स्टार्ट हुआ छोड़ देना है, ठीक है। मैं बता दूंगी कहाँ तक है, और पहले नोट्स को अच्छे से जो भी आप लोगों में भेजूंगी रिवाइज कर लेना है, फिर एनसीईआरटी खोलनी है और जहाँ तक बोलूंगी वहाँ तक पढ़ लेना है। वैसे एनसीईआरटी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी। एनुअल किंगडम में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इतने वो किया हुआ है। इसका मैं एनसीईआरटी लाइव आऊँगी मैं, जब मैं आपको बेटा एक तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, एक चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि जब भी कोई लाइव नोटिफिकेशन वगैरह आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम लाइव आने वाले हैं, ठीक है, तो लाइव में मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। माई टेलीग्राम चैनल, चलो लास्ट में बताती हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ऐसे याद करो, एक इंसान ने घर बनाया 6 कमरों का। कितने कमरों का? ध्यान से देखो, 6 कमरों का। तो 6 दीवारें हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 कमरे मान लो इसको। 6 कमरों का घर बनाया और इसने नींव डाली अल्कोहल की। थोड़ा बेवड़ा था तो इसने नींव किसकी डाली? अल्कोहल की। याद करते हुए चलो, ठीक है। फिर इसका भाई आया, इसने कहा मैं ही तेरे साइड में एक घर बना लेता हूँ ताकि हमारी एक दीवार कॉमन हो जाए, तो खर्चे कम पड़ेंगे, ठीक है। कंजूस भाई था, तो उसने क्या किया? 6, उसने कहा अच्छा तूने 6 का बनाया, मैं भी 6 का बनाऊंगा। तो इसने भी क्या किया? 6 दीवारों का कमरा बनाने की कोशिश की। खराब आर्किटेक्ट कर लिया, तो खराब आर्किटेक्ट ने एक दीवार की ऐसी तैसी कर दी, तो ये दीवार थोड़ा छोटा एक अलग से लेवल पे पहुंच गया और ये दीवार हिलने लगी। तो अब इसको इसमें फॉल्स सीलिंग करानी पड़ी, इसकी ठीक कराना पड़ा, तो इसने यहाँ पे इसको ऐसे करके ठीक करा लिया।
ठीक है, पहले सुन, याद करो, एक इंसान ने 6 कमरों का घर लिया, अल्कोहल की नींव डाली। साइड वाला दूसरा भाई आया, उसने कहा मैं भी 6 कमरों का कॉमन लेके बनाऊंगा। उसने कुछ कंजूसी की आर्किटेक्ट में, जिसकी वजह से उसका दीवार ऊपर ही शिफ्ट हो गया। फिर उसको ठीक रिपेयर कराना पड़ा, तो उसने उसकी डबल रिपेयरिंग करवा ली। अब इन दोनों ने सोचा चलो टाटा स्काई लगाते हैं, तो इन दोनों ने मिल के लगा लिया एक टाटा स्काई, एक एंटीना लगा लिया, भाई सिग्नल कैच होता रहेगा हमारा। ठीक है, डन। अब इसका नेक्स्ट जनरेशन आया, इसका बेटा आया। इसके बेटे ने क्या किया, चाचा की एक दीवार कॉमन लेके, अच्छा तुमने मेरे पापा की दीवार कॉमन ली थी, मैं तुम्हारा दीवार कॉमन लूंगा। तो इसने क्या किया, इसका एक दीवार कॉमन लिया और 6 कमरे का घर बना लिया, 6 कमरे का घर बना लिया। फिर इसका बेटा आया, इसका बेटा आया, कह रहा मैं भी बनाऊंगा। लेकिन इसके बेटे के पास कम पैसे, इसके फादर के पास भी कम पैसे थे, लेकिन इसका बेटा समझदार था। इसने कहा अगर मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं 5 ही कमरे का बनाऊंगा, ये गलती नहीं करूंगा जो हो गई है। तो इसने 5 कमरे का घर बनाया। कॉमन तो लेगा ही, कॉमन तो सब ले रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कोई दिक्कत नहीं आई इसको, देखो, क्योंकि इसने पैसे अच्छे आर्किटेक्ट को दिया, लेकिन 5 ही कमरे इसने बनाए। इन दोनों ने मिलकर भी क्या लगा लिया, एक टाटा स्काई लगा लिया। अब इसका दोबारा इसका बच्चा हुआ, तो इसने कहा मैं भी 6 कमरे का घर बनाऊंगा, इसको कॉमन लेके चलूंगा। ठीक है, तो 6 कमरे बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको यहां घुमा दूं तो 6 कमरे हो जाएंगे। लेकिन 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 इसके आर्किटेक्ट ने गलती कर दी, कम दीवार इधर बना दी। ऐसा क्यों किया, वाई, ऐसा क्यों किया, वाई, एंड लेट्स हैव अ टाटा स्काई। ये है आपका कोलेस्ट्रॉल। रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं, 6 कमरे का घर, अल्कोहल की नींव। नेक्स्ट भाई, 6 कमरे का घर, पैसे कम, आर्किटेक्ट को फर्जी आर्किटेक्ट पकड़ा, उसने दीवार की ऐसी तैसी कर दी, इसने डबल उसकी रिपेयरिंग कराई, दोनों ने मिलकर टाटा स्काई लगाया। इसका बेटा आया, चाचा की दीवार को कॉमन करते हुए 6 कमरे का घर बना लिया खुशी से। इसका बेटा आया, इनके पास पैसे कम थे, लेकिन इसने दिमाग लगाया, इसने बोला भैया मुझे गड़बड़ी नहीं चाहिए, रिपेयर नहीं चाहिए, मैं 5 ही कमरे बनाऊंगा। 5 कमरे बनाया, मिलकर लगा लिया टाटा स्काई। टाटा स्काई इज मस्त, टीवी तो देखा, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। फिर इसका बेटा आया, इसने बनाया 6 कमरे का घर का प्लान, लेकिन आर्किटेक्ट ने लास्ट दीवार को बाहर गिरा दी। ऐसा क्यों किया, वाई, एंड लेट्स हैव अ टाटा स्काई। दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। इसको पहले छोटा कर दूं। अब लेसिथिन अब लेसिथिन के स्ट्रक्चर के लिए ना कुछ नहीं करना बेटा आपको। ये जो आपका ट्राइग्लिसराइड है ना, ट्राइग्लिसराइड, इसी के लास्ट में मॉडिफिकेशन करना है, यानी CH2 ऊपर वाले दोनों बिल्कुल सेम रखो, जो मैं बना ही देती हूँ सेम। O C डबल बॉन्ड O R1, इसको उधर भी बना सकते हो, यस, लेकिन मैम तो उधर ही बना रही हैं, उधर भी बना सकते हो, R2। अब R3 में सिर्फ हमें फॉस्फेट लगाना पड़ेगा, फॉस्फेट का कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, C की जगह, इस C की जगह P ले लेना है और चारों तरफ ऑक्सीजन ले लेना है। क्या करना है बेटा, पहले दोनों तो सेम बना दिए हमने, पहले दोनों तो सेम बना दिए। अब हमने क्या किया है, इस C की जगह क्या लिख दिया है, P लिख दिया है। डबल बॉन्ड O, इधर भी O है, इधर भी O कर दो, और इधर भी, इस P के चारों तरफ O कर दो, तो डबल बॉन्ड तो था ही। उसके बाद दिख रहा है ना ये CH2 एक बार लगाओ, फिर अगेन CH2, नीचे N, और उसमें टांग दो 3 मिथाइल ग्रुप को, CH3 एंड CH3। एक बार रिपीट कर दूं, आपका जो बेटा ये है ना ट्राइग्लिसराइड, ये तो सिंपल था। इसके लास्ट वाले में फॉस्फेट लगाना है, तो C को हटा दो, C की जगह हमने क्या कर दिया है, P लगा दिया है। C पे डबल बॉन्ड O था, इसके भी डबल बॉन्ड O है, चारों तरफ O कर दो, O नीचे OH। उसके बाद 2 बार मिथाइल ग्रुप को रिपीट करो, CH2 2 बार मिथाइल ग्रुप को रिपीट करो, CH2 उसके नीचे एक N, और 3 मिथाइल ग्रुप उस पे टंग चुके हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, पूरा बनाने को तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव तो है नहीं। जैसे ही आपको घर घर टाटा स्काई दिखने लग जाए, कोलेस्ट्रॉल है। मॉर्फिन में बताऊंगी आपको क्या दिखेगा, कैनेबिनॉइड में ही बताऊंगी, तो बस स्ट्रक्चर आएगा, आपको देख के पहचानना होगा। तो जैसे ही डब्बे, अल्कोहल, ये सब दिखे आपको, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और ये वाला आपका फॉस्फोलिपिड है। न्यूक्लियोटाइड वाला जो है वो हम करेंगे अगली
क्लास में, ठीक है, 3 क्लास में इसको भी निपटा देंगे। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, स्लो जाएंगे, आपको लगेगा कम कवर किया है, लेकिन जितना करोगे उसको याद करते हुए चलो, अलग अलग क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाते हैं, तो जितना करेंगे वो अच्छे से करते हुए चलेंगे। एक बार क्विक रिकैप दे दूं, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, अर्थ को हमने 2 पार्ट में लिविंग एंड नॉन लिविंग में हमने डिफरेंशिएट कर लिया, फिर लिविंग पर आ गए, पूरा वो टेबल याद कर लिया। पिनाकली क्या था आपको याद रखना, ओसी काना क्या था, ओसी नका क्या था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 2x पे एक बार फिर रिवाइज कर लो लेक्चर को आप। प्लीज अगर मैं बेटा आई एम वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड, आई एम वेरी इमोशनल टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स, ये आपको पता चलेगा, मेरे हर जगह से पता चल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया पे से बच्चे ही बच्चे होते हैं, तो आपको पता चलेगा आई एम वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड। सो आई वांट कि अगर मैं 100% एफर्ट कर रही हूँ, आप भी मुझे रिटर्न करो बाय वॉचिंग लेक्चर एंड ऑन टाइम। जैसे आज अगर अपलोड हुआ है तो आज ही देखो उस लेक्चर को और फटाफट नोट्स को कॉपी करो। टेलीग्राम से लेके बहुत बच्चे हैंड राइटिंग में बनाते हैं, बहुत बच्चे PDF से फोटोकॉपी कर लेते हैं, या बहुत बच्चे साइड बाय साइड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आज के आज याद करना है। NCERT को इसके बाद आपको रीड करनी है। नोट्स मैं अपलोड करती हूँ किस चैनल पे, जो बच्चा पहली बार आ रहा है, नोट्स मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे विच इज तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल। यहाँ लिख दो, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, कोई जगह नहीं मिल रही है, यहाँ लिख देती हूँ। क्या है मेरा, तुलिका झा, आज का क्वेश्चन दूंगी अब, अनअकैडमी ऑफिशियल, अनअकैडमी ऑफिशियल। बायोमोलिक्यूल के बाद कौन सा चैप्टर करना है मैं बाद में आपसे पूछूंगी। आज का क्वेश्चन कमेंट में प्लीज बताया करो, लेक्चर कैसा लगा, आई गेट मोटिवेटेड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे लेक्चर कैसा लगा है। एंड हैश, आज का हैश क्या बनाए, हैश क्या लिखोगे आप, चलो पहले क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, आपको ये बताना है कि पैल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, एक ये आंसर बताना है। पैल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं टोटल, एक ये बताना है। और कौन सा एलिमेंट अर्थ यानी कि नॉन लिविंग में नेग्लेक्जिबल है, कौन सा एलिमेंट नॉन लिविंग में नेग्लेक्जिबल है ये बताना है। और पैल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है ये बताना है। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बहुत जल्दी मैं NCERT रीडिंग इसी वीक लेकर आऊंगी, ठीक है। चलो बाय।